सभी मित्रों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा 9 धारा में एक है खोजियों का सत्र, जो महीना में एक होता है। तो आज हमारे साथ है बसंत कुमार जी। तो आज ये खोजियों का सत्र का जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्ट्रीम में। प्रणाम तो ये प्रज्ञा जी, खोजियों का धन्यवाद। जी जी प्रणाम। मैं बस 2 मिनट ये खोजियों का सत्र का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फिर बसंत जी ही आज विषय है, तो आज वही बोलेंगे और हम सब सुनेंगे। मैं बस बीच बीच में सवाल पूछ के मदद करूंगी, ताकि और गहराई से हर आयाम से हम उनको जान पाए। खोजियों का सत्र का विशेषता है, यहाँ पे हर महीना में एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। हम सभी तो कहीं ना कहीं अपने अपने डायमेंशन में खोजी होते हैं, लेकिन कुछ जो लोग थोड़ा उनके जीवन में गहराई से थोड़ा खोज करते हैं कि जीवन क्या है, मानव क्या है, और उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, वैसे एक व्यक्ति का जीवन को हम देखते हैं। यहाँ व्यक्ति ही विषय है। लास्ट मंथ प्रेमजीत सिरोही जी आए थे। अभी इस महीना में बसंत कुमार जी है हमारे साथ। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, सोशल मीडिया थ्रू जानती हूँ। जो स्ट्रीम में जुड़े हैं, कई बार उनका गहरा ज्ञान दिखा है। वो एक शिक्षाविद, गहरा चिंतक, नेपाल से है। मैं बस इतना बोल रही हूँ, बाकी पूरा स्ट्रीम में वो अपना परिचय देंगे। तो आप अपने बारे में, हमारे पास आज पूरा टाइम है, बचपन से लेकर अभी तक आपके जीवन का बहुत बहुत पड़ाव को आप पहले रखे, जो जो रखने को आप सहज हो, फिर उसमें से हम और गहराई से जाएंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या 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 पढ़ाई किए, और क्या क्या किन किन लोगों से प्रभावित हुए, जीवन में आध्यात्म का एंट्री कैसे हुआ, और सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सभी आयाम जो जो आप सहजता से अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, वो आप दीजिए। ये आज एक सुंदर प्रभा होगा, हर बार की तरह आज और ज्यादा गहराई से होगा, मुझे लगता है। जी, अभी मैं सुनती हूँ, अभी आप बोलिए। धन्यवाद प्रज्ञा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको ही धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूँ, क्योंकि किसी के जीवन में कोई रुचि नहीं लेता है। जीवन में तो सबकी कहानियां होती हैं। आपके भी जीवन में कहानी होगी, मेरे जीवन में भी कहानी है। मुझको लगता है जितने लोगों से मिलते हैं हम, सबके जीवन में कहानी होती है, और सबकी कहानी अलग होती है, यूनिक होती है और सुंदर होती है। तो जब आपने मुझको निमंत्रण दिया, तो मुझको लगा कि चलो अच्छी बात है, मेरा भी कहानी सुनने के लिए कोई जगह है जहाँ पर हम अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो मेरे जीवन की कहानी बहुत ही साधारण है, सरल है। मुझको लगता है मेरे जीवन की कहानी जटिलता से सरलता की तरफ है। ये कैसे जो है हुई, इसके बारे में मैं, जैसा आपने कहा, इसी तरीके से मैं इसको धीरे धीरे अपने जीवन के जहां तक संभव हो सभी पक्षों को रखने की कोशिश करूंगा। हालांकि 1-2 घंटे में पूरे जीवन को तो नहीं समेटा जा सकता, पर फिर भी जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं जो हमें याद रह जाती हैं। आज मैंने बैठ करके बिल्कुल लाइन से मैंने सोचा, अपने जीवन को पूरा मैंने रिवाइव किया कि मैं क्या था और क्या हुआ, कैसे कैसे मेरा हुआ। इस सबको मैंने नोट भी कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल दिमाग में चीजें नहीं रहती है। वो शायद ऐसा उम्र का पड़ाव का असर हो, ये भी हो सकता है। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ अपने जीवन की यात्रा को अपने बचपन से। मेरा जन्म साल 1972 को हुआ था, ईस्वी संवत 1972 में। और मेरा जन्म जो है भारत के नौतनवा नाम की जगह है, जो जिला महाराजगंज में पड़ता है, उस जगह पे मेरा जन्म हुआ। मूलतः हम लोग नेपाल के निवासी हैं, पर मेरे पिताजी जो है वो भारत में अपने कारोबार के क्रम के दौरान वो भारत में थे। तो उस समय मेरा जन्म नेपाल के सीमा के क्षेत्र नौतनवा नाम की एक जगह पे 1972 में हुआ। तो इसलिए नेपाल तो मेरी अब मातृ धरती है ही, पर मुझको लगता है नेपाल मेरी माँ है तो भारत मेरी मौसी है। इतना गहरा जुड़ाव और लगाव है मुझको इस देश से। गहरा लगाव होने का ये भी एक कारण है कि मेरा
परवरिश भी वहीं पर हुआ, शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई, टोटल संस्कार वहीं से मिले। जो मेरा टोटल व्यक्तित्व विकास हुआ वो पूरा इंडियन कल्चर में हुआ। 1972 का जो समय था, हम लोग का वो दौर मुझको याद आता है। आज मैं बैठकर याद करता हूँ तो वो दौर था जब हम लोगों ने होश संभाला। तो होश संभालते ही मैंने अपने आप को जो है खेलों में पाया। क्या खेलों के बीच में मैंने अपने आप को खेलता हुआ पाया कि जैसे मैं खेल रहा हूँ। स्वभाव से कुछ शर्मिला भी था बचपन में। तो बहुत ज्यादा जब छोटा था तो लोग फुटबॉल गेम खेलते थे तो मैं बगल में बैठकर देखता था, सिर्फ देखता था, वॉच करता था उसको। मेरी माँ बताती है कि मैं वॉच किया करता था। ऐसा था कि जब हम लोग साइकिल से जो टायर निकला करते थे उसको हम लोग चलाते हुए रास्ते में दौड़ा करते थे। बहुत ज्यादा हम लोग दौड़ लिया करते थे। उस समय के जो भी प्रचलित खेल थे वो हम सब खेला करते थे। गांव के बच्चों को मनोरंजन करने के लिए कोई साधन तो था नहीं उस समय। तो हम लोगों ने कई सारे गेम बना रखे थे। पूरे गांव के बच्चे जमा हो जाते थे, 15 से 20 बच्चे होते थे, पूरी बच्चों की भीड़ भाड़ लगी रहती थी। हम लोग की दोस्ती भी काफी पक्की थी। तो उस दौर में कि मुझे कुछ खेल याद आते हैं जिसमें एक जंजीर नाम का एक खेल होता था, एक पोसंपा नाम की खेल होती थी जो लड़कियों में ज्यादातर फेमस था, और आस पास जैसी खेलें होती थी, छुपाई वाले खेल। वो सब खेल हम लोग खेला करते थे। बरसात के मौसम में हम लोग मछलियां मारने जाया करते थे, मछलियों का भी खूब शिकार करते थे। और कागज की नाव तो बनाकर खेलना काफी फेमस शौक था। हर कोई अपनी किताब के पन्नों को फाड़ कर या तो कागज की नाव बनाता था बरसातों में, और गर्मियों के समय में हवाई जहाज बनाकर उड़ाते थे। ये जो है हम लोग का खेल था। स्कूलों की याद आती है तो स्कूल में हम लोग स्याही वाले कलम से हम लोग लिखा करते थे। जब किसी दोस्त के पेन में स्याही घट जाती थी तो एक नीब से दूसरे नीब में हम लोग स्याही को दबा करके उसमें पास करते थे कि ये ले तू ले ले। इस तरीके से हम लोग स्याही भी आपस में शेयर किया करते थे और बहुत देर रात तक खेलते रहते थे। देर रात तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक घर के लोग सो जाया करते थे। जब भी रात को हम लोग पाँव घर में जाते थे तो बड़े दबे पाँव आना पड़ता था। बहुत दबे पाँव आना पड़ता था कि माँ पिताजी कहीं जाग न जाए, जाग जाएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी। छुपते छुपाते आते थे। और दिन का जो मौसम रहता था वो भी खेल में ही डूबा रहता था। हम लोग चले जाते थे नदियों में नहाने के लिए। नदियों में नहाना, बहुत बुरी तरह से नहाना, तैराकी सीखना। आजकल तो बच्चों को तैराकी सीखने के लिए स्विमिंग पूल जाना पड़ता है, हम लोग तो ऐसे ही सीख लेते थे। और नहा वहा के पूरा बाल वगैरह जो है खड़े हो जाते थे वो धूप में। जब हम लोग घर में वापस आते थे नहाकर तो माँ पिताजी पूछते थे, क्या तुम नदी से नहा कर आ रहे हो? नदी से नहा कर आ रहे हो? तो हम लोग बिल्कुल सर हिला कर, बिल्कुल नहा कर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल चेहरे से और सर से पता चलता था कि नहा के ही आ रहा है। तो मार पड़ती थी। उस तरीके का एक समय था। उस समय में मुझको याद आता है कि भूत प्रेतों के किस्से भी बड़े रोमांचक हुआ करते थे। आपस में भूत प्रेतों की कहानियां सुनना सुनाना, और किसी बड़े से ये हम लोग आशा रखते थे कि वो हमको कोई भूत की अच्छी कहानी सुनाएगा। और कहानी सुनाते वक्त, सुनते वक्त बहुत डर लगता था, इतना ज्यादा डर लगता था कि घर हम लोग रात को जा नहीं पाते थे। रास्ते में जरा सा कोई अंधेरी जगह मिल जाए तो उस अंधेरी जगह को क्रॉस कर पाना बड़ा मुश्किल होता था कि कहीं उसी अंधेरी जगह में कोई भूत पकड़ न ले। इतना डर रहता था। पैर को तख्ते के नीचे या चारपाई के नीचे लटका कर नहीं रखते थे हम लोग को लगता था कोई खींच लेगा नीचे से। इसलिए पैर ऊपर आ जाते थे। इस तरीके का भूतों प्रेतों के प्रति डर भी था और क्रेज भी था। रोज डरते थे पर रोज कहानियां सुनते थे। इतना क्रेज था हम लोगों के मन में। उस समय का दौर मुझको याद आता है, रामलीलाओं का भी दौर था। काफी रामलीलाएं हुआ करती थी। आजकल तो रामलीला अच्छे से नहीं हो रही है इस एरिया में, पर उस समय बड़े
मजे से 7, 8, 10 दिन तक रामलीला हुआ करता था, और गांव से लोग आते थे। गांव से आकर के उस रामलीला के मंच पर बैठ करके रात के 12, 1, 2 बजे तक लोग रामलीला देखकर घर जाया करते थे। और उसी समय जो है तकनीकी रूप से भी काफी परिवर्तन हुए हम लोग की एज में। हम लोग का एज वो था जब हम लोग सिनेमा घर में फिल्में देखने जाया करते थे। वीडियो का समय नहीं था, तो पहली बार वीडियो भी आया गांव में। गांव में किसी एक के घर में वीडियो आया तो सारे बच्चे लोग उसी के घर में हम लोग घुस जाते थे देखने के लिए, और बैठकर देखा करते थे। कई बच्चों को तो बाहर रख दिया जाता था भीड़ के कारण, तो बाहर जो बच्चे रहते थे वो बेचारे बड़े परेशान रहते थे कि उनको उनका मौका नहीं आया, उनको बाहर रहना पड़ा, भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई। तो हम लोग के बीच में वीडियो का इतना क्रेज था कि हम लोग गांव में 4, 5, 10 लोग मिल करके, छोटे बच्चे लोग मिल करके अपने पेरेंट्स को जो है कन्विंस करके पैसा जमा करते थे, और कोई वीडियो वीसीआर बुक करके वीडियो ला करके गांव में लगा देते थे। अपने कस्बे में, नौतनवा तो एक कस्बा है, कस्बे में लगा देते, पूरे कस्बे को बुला लेते थे, आ जाओ भाई सब लोग देखने के लिए। और यकीन मानिए रात भर बैठकर फिल्म देखते थे हम लोग, कैसेट डालकर। एक फिल्म खत्म हुई दूसरी लग गई, फिर दूसरी खत्म हुई तीसरी लग गई। तो इतना क्रेज था कि रात को 2, 2, 3, 3, 4, 4 फिल्में लगातार देखना, बिना सोए हुए देखना। वो भी एक दौर था, डिजिटलाइजेशन वो जस्ट अभी शुरू हो रहा था। तो उस समय हम लोग बहुत ज्यादा, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था हमारे गांव में। तो नौतनवा के जिस एरिया में हम लोग रहते थे वहां पर हम लोग का 3, 4 नेपाली फैमिली थे, 3, 4, 5 फैमिली थे। तो हम लोग का प्रभाव वहां पर ऐसा था कि पूरा गांव नेपाली जैसा हो गया था। हम लोग वहां पर गाना गाना, नाच करना, उत्सव करना वहां पर चलता था। और हिंदी गाने बहुत बजते थे, खुद गाना खुद बजाना। टेप रिकॉर्ड वगैरह भी उतना नहीं आ चुका था। हम लोग गाते थे, बजाते थे, और रात रात को 2, 4 नेपाली फैमिली तो आते ही थे, पूरे गांव के जितने दोस्त लोग होते थे वो सब लोग जमा हो जाते थे। सारे लोग वहां गाना, नाचना, कूदना, खेलना, यही सब जिंदगी थी। पढ़ाई बहुत कम होती थी, पढ़ाई हम लोग कम करते थे, और नाच गाना, खेल कूद, इंटरेक्शन ये बहुत ज्यादा होता था। वो जो नेचुरल दौर था, आज मैं देखता हूँ बच्चों को वो नसीब नहीं है। आजकल के बच्चे नेचुरल इंटरेक्शन कम करते हैं। हम लोग के जमाने में प्रविधि नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो नेचुरल इंटरेक्शन ज्यादा था। इस तरीके से जो है मेरा बचपन गुजरा। जी। उसके बाद ऐसे ही हम लोग कई तरीके के खेल खेलते थे, जिसमें एक बंदूकबाजी भी थी कि बंदूक में कुछ रख करके हम लोग ऐसे दीपावली वाले पटाखे फोड़ते हुए चोर पुलिस खेला करते थे। और मुझको वो समय याद है, एक दिन ऐसा आया कि उस बंदूक में मैंने गोली भर ली, और दोस्त के पास मैं जा रहा था उसका पीछा करते हुए कि उसको, मैं पुलिस हूँ, ये चोर है, अब इसको मुझको मारना है, ऐसा करते हुए जा रहा था। पर उस दिन मुझको बंदूक उठाने की इच्छा नहीं हुई, वो बिल्कुल इच्छा खत्म हो गई, मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझको दौड़ने की इच्छा नहीं हुई, मुझको उतने खेलने की इच्छा नहीं हुई, मैं कुछ बदल गया। वो मेरा किशोरावस्था का दौर शुरू हो चुका था, मेरा बचपन कहीं पीछे छूट गया था। तो उस दिन तो, वो दिन मुझको क्लियरली याद है कि उस समय जो है मैं मैच्योर थोड़ा सा हो गया। बचपन से मैंने किशोरावस्था पे जो है कदम रख दिया था। उसके बाद फिर मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले था, मेरा वो दौर बदला। और उस किशोरावस्था के दौरान में पहली बार जो है मैंने अपने आप को थोड़ा सा चिंतनशील पाया। मैंने देखा कि मैं काफी चीजों पे विचार करना शुरू कर दिया था। जैसे चारों तरफ चीजों को देखते हुए मन में एक असंतुष्टि सी आने लगी थी। जैसे कि मैं रास्ते में जाता था तो उस समय एक पोस्टर रिलीज हुआ करते थे, कैलेंडर रिलीज हुआ करते थे। उस कैलेंडर में क्या बताया जाता था कि आप क्या करोगे तो आपको क्या सजा दी जाएगी। इस तरीके के कैलेंडर आया करते थे। आपके एरिया में जाने हुआ या नहीं हुआ, पर हमारे एरिया में काफी ये प्रचलित था।
तो उसमें बताया जाता था कि चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, और कुछ बदमाशी करोगे तो तुमको कड़ाहे में तल के ऐसे उबाला जाएगा। इस तरीके से एक धार्मिक पर्सपेक्टिव से एक डर डर को परोसा जाता था लोगों में, ताकि लोग बदमाशी न करें या गलत काम न करें। नैतिकवान बने रहने के लिए डर को प्रस्तुत करने का एक वो तरीका था, जिसमें वो कैलेंडर के माध्यम से ये बताते थे कि किस पाप की क्या सजा हो सकती है। और हम लोग बच्चे थे तो उस सब चीज को देखते हुए बहुत डर लगता था। हम लोग देखते थे कि मैं तो देखता था अपने अंदर कि अरे मैं तो क्रोधी हूं, मेरे मन में तो गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। और अगर मैं क्रोध करता हूँ, किसी से झगड़ा करता हूँ, किसी को गाली गलौज करता हूँ, तो मेरी तो जीभ काट ली जाएगी। अब बहुत डर लगता था, अरे ऐसा। किशोरावस्था में गए, कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स भी कुछ आने लगे, लड़कियों के प्रति थोड़ा आकर्षण अनुभव होने लगा। वो चीज अनुभव होने पर लगता था, अरे ये तो गलत है, अगर ऐसा मैं करता हूं तो फिर तो मुझको कढ़ाई में डाल के तला जाएगा, मुझको ऐसा तो नहीं करना है। और कभी किसी से ईर्ष्या हो जाए, कभी महत्वाकांक्षा मन में पनपने लगे कि मुझको ये करना है वो करना है। अब मैं कुछ भी करूं उस चीज के लिए एक सजा तय है। तो मन में काफी ज्यादा द्वंद आने लगा, मन द्वंद से धीरे धीरे भरने लगा। जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली थी, पद्धति थी, उसमें कई अच्छी बातें थी, मोरल बातें थी, नैतिक बातें थी, पर उसमें कई खामियां भी थी, कमियां भी थी। उन कमियों ने जो है मन में एक असंतुष्टि भर दी। मन में कई सारे प्रश्न आने लगे। मैं संतुष्ट नहीं था इन सब जवाबों से। मेरे मन में, मेरे जीवन में एक जेन्युइन क्वेश्चन था। कोई मुझको कोई सिखा दे, पढ़ा दे, इससे ज्यादा मेरा एक जो तरीका रहा है कि मैं खुद उस चीज को क्या अनुभव करता हूँ, मैं अपने जीवन से रिफ्लेक्ट करता था। ये मेरे लिए पॉजिटिव थी बात। वो मुझको बाद में जाकर पता चली कि ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं अपने जीवन से सीखता था। ये मेरा तरीका था। अब ये कैसे था मुझको पता नहीं है, पर ऐसा था मेरे साथ। तो मुझको एक बार की घटना याद आती है। मैं ऐसे ही उलझा हुआ, मैं कक्षा 11 में पढ़ता था उस समय, 10 में, शायद 10 या 11 में पढ़ता था। तो उस समय जो है मेरे गुरुजी थे, एक विद्वान गुरुजी थे। मैं अपने प्रश्नों के साथ उनके साथ उपस्थित हो गया। एक बार उनसे मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी ये बताइए आप कि कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मुझको तो नहीं लगता, आप क्या कहते हो? गुरुजी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है बसंत, ईश्वर की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं, बिना इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा है। तो मैंने कहा कि ऐसा है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। उस दिन मैंने बात नहीं की। मैं थोड़ा चालाक था, मुझको पता था कि ये अभी बात काट लेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, तो उस दिन मैंने पोस्टपोन कर दिया और उनसे ये मनवा लिया कि हर एक चीज ईश्वर की इच्छा से होता है। और 2-3 दिन के बाद वो भूल गए। जब भूल जाने के बाद फिर मैंने दूसरा प्रश्न उनसे पूछा, अच्छा गुरुजी ये बताइए, कहते हैं कि जो भी करो उसका फल मिलता है, मतलब अगर बुरे काम करते हो तो आपको फल मिलेगा, चोरी करते हो तो आपको फल मिलेगा, फल के रूप में आपको कोई ना कोई दंड मिलेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जैसा कर्म वैसा फल, कर्म फल तो होता है बेटा, इसलिए बुरे कर्म कभी मत करना, हमेशा अच्छे कर्म करो। जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न मुझको उत्तर दिया तो मैंने उनको पकड़ लिया, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तो मेरे बुरे कर्म भी तो ईश्वर की इच्छा से आने चाहिए। मेरे जो भी कर्म हो रहे हैं उस पे तो मेरा तो कोई नियंत्रण नहीं है, उस पे तो ईश्वर का नियंत्रण है, ईश्वर नियंता है। तो फिर मेरे बुरे कर्म हुए कैसे? अगर मैं बुरे कर्म करता हूँ, ईश्वर की इच्छा से करता हूँ, तो फिर उसके लिए मुझको सजा क्यों दी जाएगी? मुझको क्यों कड़ाहे पे तला जाएगा? अब मेरे हाथ क्यों काटे जाएंगे? तो मुझको तो नहीं पता था उस समय, पर मैंने गुरुजी को फंसा दिया था और गुरुजी बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने कहा अच्छा बसंत तू ऐसा कर, तू रुक जा, मैं तुझको 2-4 दिन के बाद उत्तर बताता हूँ इसका। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं इंतजार करूंगा, मुझको इस चीज का उत्तर चाहिए। तो वो गए। वो संस्कृत के विद्वान थे, अच्छी अच्छी कविताएं महाभारत पे लिखा करते थे। तो वो गए, 2-3 दिन उन्होंने पता किया, घूमा टहला, लोगों से राय मशवरा किया, सलाह किया। उसके बाद जब तीसरे दिन में उत्तर लेकर आए
तो मुझको बड़ी असंतुष्टि हुई उत्तर से। उन्होंने कहा, देखो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये बस ऐसा ही है, बस तुम इसको ऐसे ही मान लो। अब मैं बड़ा असंतुष्ट हो गया कुछ उत्तर सुन करके, बस ये ऐसे ही है, कोई प्रश्न ही मत पूछो, ऐसा भी कोई तरीका है, कुछ पूछो ही मत, ऐसे चुपचाप पड़े रहो। और मेरी असंतुष्टि वो खत्म नहीं, मतलब मुझको जवाब नहीं मिला, मैं और फंस गया, मैं और भी ज्यादा फंस गया कि यार ये तो उत्तर भी नहीं मिला, सोचा था गुरु जी से कुछ उत्तर मिल जाएगा, पर उत्तर तो कुछ मिला नहीं। तो धर्म के अंदर जो छुपे हुए उलझाव हैं, विपरीत बातें हैं, इन उलझनों से मुझको मुक्ति नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला, एक क्लियर कट कोई आंसर नहीं था। और एक तो बात करने के लिए लोग नहीं मिलते थे कि मैं किससे जाकर बात करूं, किससे अपने प्रश्नों को रखूं। जब भी कोई थोड़ा सा कोई अच्छी बातें बोल जाए, थोड़ा सा लॉजिकल बातें बोल जाए, या थोड़ा पढ़ा लिखा जैसा लगने लगे, तो मैं उसके पीछे लग जाता था, उसके पीछे लग जाता था। मैं उससे इतना ज्यादा प्रभावित रहता था कि मैं उसका मैं इंतजार किया करता था, शाम को बैठकर इंतजार करता था कि कब आएंगे, कब बात करेंगे वो। मैंने वर्षों तक लोगों से बातें की, लोगों का इंतजार किया, तो मुझे सीखने की बड़ी चाह थी। और जो भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट, थोड़ा सा लॉजिकल लगता था, मैं उससे बहुत प्रेम भी करता था, उसके प्रति मेरी बड़ी बड़ी श्रद्धा रहा करती थी कि इससे बहुत सीखने को मिलता है। और जब मैं सुनता था, मंत्र मुग्ध होकर सुनता था लोगों को। जी। मंदिरों में जाता था तो भी मुझे अजीब लगता था, मंदिरों में लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान ये लो 100 रुपए का प्रसाद और मेरा 1,000 रुपए का लॉटरी दे देना। तो मैं सोचता था कि यार 50 रुपए का कपूर जला रहे हैं, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं भगवान से, ये जो व्यापार कर रहे हैं, क्या ईश्वर इतना मूर्ख है कि नहीं समझता होगा कि मेरा भक्त जो है मुझको लालच में फंसा रहा है, या मेरे साथ में जो है व्यापार कर रहा है। ईश्वर इतना मूर्ख तो नहीं होना चाहिए। हम्म। तो लोग मुझसे कहते तुम भी कुछ मांग लो, मैंने कहा था मैं नहीं मांग सकता मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझको पता है कि ईश्वर मुझसे ज्यादा चालाक है जी इतना जी। कम तो नहीं हो सकता वो। बिल्कुल। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें थी जो मुझको अनरेशनल लगती थी, अतार्किक लगती थी, और मेरे पास कोई उत्तर भी नहीं था। उस समय के दौर में मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी की कहानी, मेरे जीवन की कहानी मेरे मित्रों के बिना अधूरी है। हम्म। मेरे जीवन में मेरे मित्रों का बहुत गहरा प्रभाव रहा है, गहरी उनकी उपस्थिति रही है। और मजेदार बात यह है कि मेरे जीवन में मित्र सिर्फ 3-4 ही रहे हैं, ज्यादा मित्र नहीं रहे हैं, बहुत कम मित्र। हालांकि मैं अभी भी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास 20 स्टाफ है, मेरे साथ काम करते हैं, सबसे मेरी दोस्ती है। कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में भी 20-30 स्टाफ है, वहां सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, मेरी तो किसी से दुश्मनी है ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्ती है। पर उसमें जो दोस्त हैं वो सिर्फ 3-4 ही हैं, उससे ज्यादा हम्म। नहीं है। उन चारों 3-4-5 दोस्तों में मुझको याद आ गया, उसी क्रम में किशोरावस्था के क्रम में मेरी मुलाकात जो है हरिशंकर जी से हुई। हरिशंकर जी आप हमारे ग्रुप में भी हैं थे, जाते हैं आते हैं। तो ये जी। उनका व्यवहार पहले से ही रहा है, स्कूल में भी कभी दोस्त बन के नजदीक आ जाना, कभी दूर चले जाना, तो हम लोग उनके स्वभाव को जानते थे, तो हम लोग उनको उसी तरीके से लेते थे, ट्रीट करते थे। वो मेरे जीवन का एक अभिन्न मित्र रहा, दिल के बहुत ज्यादा करीब। मैंने उनको बहुत ज्यादा प्रेम किया, आज भी बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उनसे, क्योंकि उनमें अपने ही तरह की एक खुशबू है, हम्म। एक प्रेम है, सीधे इंसान है। तो हरशंकर जी, मैं जब 9-10 में पढ़ा करता था तब उनसे मेरी मुलाकात हुई और मेरी दोस्ती हुई, और उनका और मेरा मूड मिलता था। हम लोग अक्सर रात को मिलते थे, और 9-10 पढ़ते हुए, 11-12 पढ़ते हुए हम लोग आध्यात्मिक चर्चाएं ज्यादा करते थे, चर्चाएं करते थे। और चर्चाओं में बहुत ज्यादा गहराई तो नहीं होती थी, पर कुछ तो हम लोग करते थे बातचीत, उस समय जो समझ में आता था वो बातचीत हम लोग करते थे। हरशंकर के साथ में एक दुर्घटना क्या हुई कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उस समय उसके हाथ में बाइबल आ गया, धर्म गीता की किताब आ गई, इसके कारण उसका ट्रैक बदल गया।
वो चेतना की खोज करने लगा, सत्य की खोज करने लगा उस समय जब उसको पढ़ना चाहिए था, जब हम लोग पढ़ रहे थे। इसके कारण उनके जीवन में काफी ज्यादा अस्थिरता भी आई। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे, और जितनी समस्याओं से लड़ते हुए गुजरते हुए उन्होंने जीवन को देखा, मुझको लगता है कि उनके भी जीवन का अनुभव अगर हम लोग अपने इस चैनल पर ले, तो वहां से भी एक नए बिल्कुल तरीके की बिल्कुल। बात सुनने को जी जी मिलेगी। जी। जी क्योंकि जी, मैं उनकी इसमें यात्रा और बस मेरी दो यात्रा। मिनट वसंत जी, मैं इसमें 2 मिनट बस बोलती हूँ, फिर आप कंटिन्यू रखेंगे आगे। आपने बहुत अच्छा कहा, हरिशंकर जी को भी हम बुलाएंगे नेक्स्ट सितंबर में। ये जो खोजियों का सत्र है ना, इसमें मैं पब्लिक में स्ट्रीम नहीं डालती हूँ लिंक, या लिंक किसी और को नहीं जोड़ते, क्योंकि आज विषय जो है, वक्ता जो है, वो ही खुद विषय है। तो मैं भी बहुत कम बोलती हूँ, उनको ही बोलने दिया जाता है। और 2-3 लोगों को जोड़ेंगे ना तो डिस्टरबेंस होता है, स्क्रीन भी छोटा हो जाएगा उनका। इसीलिए आज टेक्स्ट करके कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी राजन जी टेक्स्ट में लिखे हैं कि सर और मैडम जी को नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार। तो आप पब्लिक सब देख सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज वक्ता जो है वो खुद विषय है। तो उनका जीवन का गहरा प्रवाह जब फ्लो में, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए इसको एक इंटरव्यू की तरह रखा गया है। ये महीना में एक होता है, इस महीना में 2 है, 24 तारीख को एक है, क्योंकि मई में नहीं हो पाया था। तो और एक दोस्त मिले इस महीना में खोजी बन के आने को, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये प्रवाह को नहीं रुकना चाहिए। गोविंद कुमार जी है 24 तारीख को। सितंबर में आप हरिशंकर जी से बात कर लीजिए, ग्रुप में है ना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ग्रुप में इंस्टेंट कभी कुछ निर्णय लेती हूँ, मुझे वो याद भी नहीं रहता कि बाद में जितनी बार कोई आए जाए चलता है। तो वो ग्रुप में आए ना आए, इधर आ सकते हैं। तो सितंबर में उनको बुलाएंगे, तो वो अपनी मुंह से पूरा अपना जीवन का कहानी बताएंगे, तो वो बहुत अच्छा भी लगेगा। हर हर व्यक्ति का जीवन का खोज अनमोल है, हमें प्रेरणा लेके हम सीख सकते हैं। और ये यूट्यूब में, ये जो टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग रह रहा है सालों तक। हम लोग चले जाएंगे, ये भी रहेगा। ये तो बिल्कुल पहले बिल्कुल नहीं था, नहीं तो बुद्ध की आवाज भी हम सुनते ऐसे, गीता भी हम सुनते हैं, यूट्यूब में बिल्कुल सुन लेते। जी। सही। तो इसमें है, अभी अभी आप कंटिन्यू रखिए। ये जो खोजियों का सत्र, ये एक अनमोल धारा की तरह बनाया गया है। अभी आप 9 नंबर एपिसोड में आए हैं, अभी इससे पहले 8 लोग आ चुके हैं। जी जी, अभी आप कंटिन्यू रखिए, मैं हाँ, याद दिला देती हूँ कहाँ से छोड़े थे। धन्यवाद आपको मैडम। याद होगा, और मित्रों के नहीं, पास याद है पहुंचे थे मुझको आप। याद। जी जी वहां तक मैं पहुंचा जी। हूँ, और बीच में कभी भी आपको लगे कि यहाँ पर आके थोड़ा सा बात करना चाहिए, तो आप मुझको इशारा कर दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, फिर जी। आप और बोलिएगा। जो जो लोग ऐसा। दोस्त देख रहे हैं, जो पब्लिक, और वसंत जी की जो दोस्त देख रहे हैं, अनिल जी भी देख रहे हैं शायद, वो भी लिंक भेजे थे, मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि आज विषय थोड़ा अलग तरह का है। आप टेक्स्ट करके कुछ भी पूछे कि जो विषय पे आपको जानना है, मतलब आपके तो दोस्त है, आप जानते होंगे, जानना है। बाकी पब्लिक में तो कोई जानते नहीं है, तो आपको जो विषय पे जानना है उनकी बोलने में, तो वो विषय पे आप टेक्स्ट करें, मैं वो सवाल ले लूंगी। जी जी, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ तो ठीक है, तो मैं बता रहा था कि मैं और हरशंकर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे, कक्षा 9 में, 10 में पढ़ते हुए, 11 में पढ़ते हुए। और शाम को अक्सर हमारी चर्चा होती थी। तो उस समय जो है, नास्त्रेदमस की एक किताब आई हुई थी। नास्त्रेदमस की किताब में एक भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी में जब विश्व आतंक से भर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, उसके बाद जो है कोई एक मसीहा आएगा जो दुनिया को जो है राह दिखाएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं, हरशंकर और मैं, तो हम लोग दोनों लोग एक ही बात सोचते थे। उसको लगता था कि वो मसीहा होगा, मुझको लगता था मैं वो मसीहा होगा। तो आज जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग को वो अपनी मन की बात बताता है, मैं अपने मन की बात बताता हूँ, तो हम लोग कहते हैं देखो, हम लोग दोनों लोग एक ही बात सोचते थे। और काफी बचपना था उस समय। तो वो बचपना भी खूबसूरत था। हम लोग यहाँ तक सोचा करते थे, जी और भी कई बातें हम लोग सोचा करते थे। तो मेरे और उसके घर के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की थी। तो रात को बात करते हुए मैं उसको घर तक छोड़ देता था। फिर वो कहता अब अकेले क्या वापस जाओगे, मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ता हूँ। तो फिर वो बात करते हुए मुझको मेरे घर तक छोड़ता था। फिर मैं कहता था अब तुम अकेले जाओगे। फिर ऐसे हम लोग 2-3 बार एक दूसरे को एक दूसरे के घर में छोड़ते थे।
और जब थक जाते थे तो फिर बीच के एक जंक्शन पॉइंट में आते थे, कहते यार अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, तो यहाँ से अपने घर जाए, आधे आधी दूरी पे आने के बाद, और यहाँ से मैं अपने घर पे जाता हूँ, नहीं तो हम लोग जा नहीं पाएंगे अपने अपने घर। तो वहां से वो अपने घर चला जाता था, मैं अपने घर चला जाता था। तो हरशंकर मेरे बचपन से ही काफी प्रिय मित्र रहे। उस समय के मित्रों में एक मित्र मेरे परदेसी जी भी थे, जिनके साथ मेरी म्यूजिक की ट्यूनिंग अच्छी थी, और हरशंकर जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो हरशंकर, परदेसी और मैं गाने बहुत गाया करते थे। स्कूलों के रूम में जा करके, स्कूल के रूम में बैठ करके हम लोग बजाना गाना करते थे, लोग पढ़ते थे, हम लोग गाना गाते थे। और मंचों में भी हम लोगों ने काफी गाने गाए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। संगीत यात्रा भी हम लोग की काफी चलती ही रही। और उस समय जो एक खोज बचपन में थी, वो किशोरावस्था में बनी रही, किशोरावस्था में भी बनी रही। वो चीज थी, भूतों के प्रति का आकर्षण किशोरावस्था में भी नहीं गया, वो वहां भी चलता ही रहा। किशोरावस्था में बस हम लोग क्या करते थे, ग्रुप बनाकर कब्रिस्तान में पहुंच जाते थे रात को कि चलो भूत को खोजते हैं। अकेले जाने में डर लगता था। अकेले जाने में इसलिए डर लगता था कि कहीं कोई आदमी भेंट से मुलाकात हो जाए, किसी डाकू से मुलाकात हो जाए, चोर से मुलाकात हो जाए, तो अच्छा है कि ग्रुप में चलें। तो ऐसे भी काम हम लोग किया करते थे, कब्रिस्तानों में जाना, थोड़ी भूत का तलाश करना, एक मन में कुतूहल रखना, इस तरीके की बातें चलती ही रहती थी। और उस दौर में दैनिक जागरण और आज तक जैसे अखबार आया करते थे, उन अखबारों में ओशो की कुछ लाइनें छपा करती थी। हम्म। और मैंने उस उम्र में मैंने नोटिस करना शुरू किया, 11-12 पढ़ते हुए, कि ओशो की कही गई बातें आकर्षक है, अच्छी लग रही हैं, तो मैं उनको पढ़ता था। आज तक में और दैनिक जागरण में मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो बहुत कुछ तो नहीं समझ में आता था उस उम्र में, शायद हम लोग की मेच्योरिटी नहीं थी, या फिर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि उतनी समझ पैदा हो सके। राइट। और कुछ अच्छा तो जरूर लगता था कि हाँ यार, कुछ अच्छा तो बोल रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है ये सब चीजें। इस तरीके से जो है, हरशंकर और दोस्तों के साथ में गीत गाते हुए, आध्यात्मिक चर्चा करते हुए, भूतों से मिलने की कोशिश करते हुए, और दैनिक जागरण और आज तक के अखबारों में ओशो के लेख पढ़ते हुए, थोड़ा थोड़ा मेरी किशोरावस्था निकल गई। लगभग मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद लगभग 19 से 20 साल की उम्र को मैं अपनी युवा अवस्था का शुरू मानता हूँ, कि वहां से मेरी युवा अवस्था शुरू हो गई, 20 के बाद, 19 से 20 के बीच में। तो तब तक मैंने अपनी आईएससी की परीक्षा पास कर ली थी। फिजिकल ग्रुप था मेरा साइंस से, मैं बीएससी में एडमिट हो गया। बीएससी मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक शिवपति डिग्री कॉलेज है, उस कॉलेज में मैंने एडमिशन ले ली, और मेरी शिक्षा की शुरुआत हो गई। और युवा अवस्था में प्रवेश करने के बाद भी किशोरावस्था में प्राप्त की गई जो मन की उलझने थी, वो तो यथावत रही, उसका तो कोई समाधान तो हुआ नहीं, वो तो जैसे का तैसे पड़ा रहा। बस जवाब नहीं थे, सिर्फ प्रश्न ही था मन में, बल्कि उलझनों की मात्रा बढ़ती ही गई, उलझने और वृद्धि ही हुई। ऐसे उलझनों में वृद्धि होते हुए एक बार मैं बीएससी में, हम लोग उसी कॉलेज में ही, कॉलेज के आसपास बैठकर पढ़ा करते थे, तो वो एक समय था जब मैं अपने घर में वापस आया था। कुछ छुट्टियों का समय था, तो मैं अपने घर में आ गया था। उस समय जो है, एक मेरे दिल अजीज एक भैया हैं, उपेंद्र भंडारी करके, वो वस्तुतः ओशो के सन्यासी रहे। वो उनका जो है हमारे घर की तरफ आना हुआ था, वो घर की तरफ आए हुए थे। और जैसे ही उनको जो है मैंने गेरुए वस्त्र में देखा, ओशो की माला को धारण किए हुए देखा, तो मेरे मन का जो वो प्रश्न करता है, वो बिल्कुल जाग गया। कहा यार, ये आए हैं, इनसे तो मुझको जवाब मिलेगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा जा सकता है इनसे। और मुझको बड़ी खुशी हुई। तो मैंने एक रात को थोड़ा फुर्सत में उनको देख करके मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भैया, मुझे आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बसंत, करते हैं बात, आओ।
तो मैंने उनसे कहा कि वो ऑफिसर भी थे नेपाल में कृषि विभाग में ऑफिसर थे, ओशो के सन्यासी थे, माला लगाकर घुमा करते थे। और उस समय जो ओशो के प्रति मेरी धारणा थी वो अच्छी नहीं थी। जैसा समाज में क्या था कि वो सेक्स गुरु के रूप में प्रचलित थे, तो इसलिए उनकी धारणा थोड़ी अच्छी समाज में नहीं थी, तो मेरे मन में भी वैसी धारणा थी। हम्म, तो भैया से जब मैं मिला और उन्होंने मुझको समय दिया कि ठीक है तुम अपनी बात को पूछ लो, तो मेरा उनसे पहला प्रश्न ये था, आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऑफिसर भी हैं, आप ओशो का चेला बनकर क्यों घूमते हो? आपको सन्यासी बनने की क्या जरूरत है? आप में खुद क्षमताएं हैं। तो वो थोड़ा हंस के उन्होंने कहा, देखो बसंत, ऐसा होता है कि तुमने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया? मुझको लगता था हाँ, कुछ ना कुछ तो किया ही है। बहुत ज्यादा नहीं किया तो अनुभव तो जरूर है जीवन में। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही है, मैं उससे से प्रेम करता हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि वो बड़े हैं मैं छोटा हूँ, वो ज्यादा जानते हैं कि मैं ज्यादा जानता हूँ, वो मुझसे सुपीरियर है कि मैं उनसे सुपीरियर, इससे मुझको मतलब नहीं है। मुझको वो पसंद है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और जब मैं उनसे प्रेम करता हूँ तो फिर सन्यासी बन के रहना, उनसे छोटे बन के रहना या उनको अनुसरण करने में मुझको कोई तकलीफ नहीं होती है। मेरे मन में कोई भी संख्या उपसंख्या नहीं उठती है। इट जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लव, उन्होंने कहा। तो मुझको बड़ी संतुष्टि हुई। मैंने कहा हाँ यार, ये बात सही है, ऐसा तो हो सकता है, इसमें तो अहंकार की बात ही नहीं आएगी। फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? मैं तो मान गया कि हाँ ये बात सही है। तो मैंने उनसे अपना दूसरा प्रश्न किया, अच्छा भैया ये बताइए, मेरे मन में गुस्सा मुझको बहुत ज्यादा आता है, मैं अक्सर गुस्सा हो जाता हूँ और लोगों पे टूट पड़ता हूँ। और जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ उसके बाद मुझको बड़ा रियलाइज होता है कि यार गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। मुझको सिखाया गया है बचपन से, गुस्सा मत करो, गुस्सा बुरी बात होती है, गुस्से से खून जलता है, ऐसी ऐसी बातें। मुझको बड़ा रिग्रेट होता है बाद में जाकर कि मैंने गुस्सा क्यों किया। अगर मैंने अपने आप को रोक लिया होता तो आज ये रिग्रेट नहीं होता। मैं इसका क्या करूं? मैं आज रिग्रेट करता हूँ, फिर 2-4 दिन के बाद जाके फिर से गुस्सा करता हूँ, फिर गुस्सा करता हूं, मैं फिर रिग्रेट करता हूँ। ये तो चक्र की तरह चलती रहती है, चक्र की तरह चल रही है। मैं एक तरफ समझदार भी बन रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से फिर वही काम मैं दोहरा रहा हूँ, फिर वही काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से ईर्ष्या को लेकर के भी है मेरे पास समस्या। मैं ईर्ष्यालु हो जाता हूँ, कोई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है? ये कब तक चलेगा? इसका बताएं जवाब आप। तो उन्होंने कहा देखो बसंत, उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा देखो बसंत, ऐसा है कि गुस्सा एक नेचुरल चीज है। ये प्रकृति आपको सेल्फ डिफेंस के लिए देती है कि आप गुस्सा होते हो तो किसी चीज को आप विरोध करते हो, उस चीज को रोकते हो, कहते हो नहीं, ये मेरे में नहीं चलेगा ये सब। ऐसे ही जीवन में क्रोधी होना या ईर्ष्यालु होना, कई भावनाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, वो तुम्हारे कमांड में नहीं है, वो बाई जीन्स जेनेटिक तुम्हारे अंदर से आती है। पहली बात तो इसका विरोध करना छोड़ दो तुम। उनकी बातें इतनी अच्छी लगी मुझको, इतनी अच्छी लगी। लिखा यार ये बात तो सही कह रहे हैं, कि मैं कंट्रोल क्यों इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो नेचुरल है। अब नेचर जो चीज फेंक रही है उस चीज को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? मुझको बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी लगी, उनकी बातें बहुत सुंदर लगी। उसके बाद मैंने फिर से उनसे एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप एक और प्रश्न का मेरे जवाब दे दीजिए। ओशो को तो बहुत लोग ना पसंद करते हैं, उनको कहते हैं तो सेक्स गुरु हैं, संभोग से समाधि तक जैसी इन्होंने किताबें लिखी हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है सुन करके। अब आपकी बातें उसको सुनने से तो मुझको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर संभोग से समाधि तक जैसी किताबें को लिखना क्या ठीक बात है? मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पलटकर प्रश्न पूछ लिया, अच्छा तुम ये बताओ ये किताब तुमने पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी है, मैंने सुनी है। मैंने कहा बस यही गलती है लोगों की, क्या सभी लोग सुनकर बोलते हैं, सभी लोगों ने सुन लिया कि संभोग से समाधि तक में ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद पढ़ना उस किताब को और तब जजमेंट लेना कि किताब कितनी अच्छी है या बुरी है। फिर से मुझे अच्छा लगा, कहता है अरे बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं।
मैं बिना पढ़े जजमेंट कर रहा हूँ किसी को, और ये तरीका तो ठीक तो नहीं है। तो कुल मिलाकर ये इतनी बातें हुई उनसे, और मुझको याद है उसका अगला दिन। अगले दिन में जब मैं रास्ते पे चल रहा था तो मैं बहुत मस्ती में था। ऐसा लगता था मेरे मन की कई गांठें फूट गई हो, छूट गई हो, और ऐसा लगता था मैं किसी स्वर्ग में हूँ। जैसे एक इनलाइटेड व्यक्ति हो जाता है, एक तरीके का इनलाइटमेंट, एक हल्कापन, वो ग्रंथियों का छूटना। अब मुझको पता नहीं था वो क्या ग्रंथि थी और क्या छूट गई थी मेरे अंदर, मुझको वो ठीक ठीक पता नहीं था। पर मैं बहुत आनंदित था, बहुत आनंद में था, बहुत आनंद में था कि मुझको कोई ऐसा आदमी तो मिला जिसने ठीक ठीक मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे मुझको जो है रिलीफ मिला, कुछ शांति मिली, और कई चीजों से मैं मुक्त भी हुआ, मैं हल्का भी हो गया। तो वो दिन मुझको याद है जिस दिन मैंने उस फर्स्ट इनलाइटमेंट, यही सब चीजें समझ ही तो है, जब मैं हल्का हुआ, जब मैं लाइटेंड हुआ, मेरे अंदर कोई प्रकाश आई, मैंने उस चीज को समझा और मैं हल्का हुआ, मैं रिलीज हुआ। तो दौर गुजरा, भैया अपने घर को लौट गए। पोखरा, वो पोखरा रहा करते थे नेपाल की, मैं नौतनवा में रहता था। हम्म, समय बीएससी का सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर था। बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। हिंदुओं में जी काफी ज्यादा उन्माद था, रामलला के दर्शन करने थे, किसी को मंदिर बनाना था, लोग लोगों को अयोध्या जाना था, अयोध्या में तमाम घटनाएं हो रही थी। अच्छा, मैं एक बात, और इससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं जब अपनी बातों को कह रहा हूँ तो मैं कई ऐसी चीजें कहूंगा कि हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगे, क्योंकि मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्ट करते वक्त लोगों की अपनी अपनी कंडीशनिंग्स होती है। कई लोगों को मेरी बातों से चोट भी लग सकता है, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ। मैं बस उस बात को कहना चाह रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा। मेरी न किसी से दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी है। मैं बस जो है उसको कहना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया। इसलिए माफ कीजिएगा यदि मेरी बातों से आप कोई ऑफेंड होते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद की बात आ गई तो मैंने जो अनुभव किया उस चीज को मैं बोलना चाहूंगा। बाबरी मस्जिद में मेरे दोस्त लोग भी शामिल थे, बहुत नजदीक के दोस्त जो मेरे साथ रहा करते थे, खाया करते थे, हम लोग एक ही रूम में रहा करते थे। उन लोगों में भी बहुत ज्यादा जोश और उन्माद था राम मंदिर को बनाने के लिए। और वो एक समय ऐसा दौर था कि जब मुसलमानों के लिए घृणा भी फैल रही थी, एक उन्माद फैल रहा था। लोगों को लगता था कि ये कौम तो अच्छी कौम तो नहीं है, इसे नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब उनके अंदर जो रेस था, एक गुस्सा था। तो मैं अपने दोस्त, सभी लोग तो ऐसे नहीं थे, उसमें से खास करके मुझको एक दोस्त की याद आती है जिसमें वो रेस भरा हुआ था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। उसको मैंने बहुत ख्याल से देखा कि यार ये आदमी जो आज एक मुस्लिम को लेकर के इतना ज्यादा रेस दिखा रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। हम लोग भी तो नेपाली हैं, नेपाल में रहते हैं। कल को नेपाल और इंडिया के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो ये मुझे भी नहीं बख्शने वाला है, क्योंकि इसके अंदर का जो केंद्र है, ये केंद्र तो वही रहेगा, ये तो इंसान तो रहा नहीं। इसके अंदर तो एक एक धर्म बैठा हुआ है अंदर से, एक केंद्र जी बना जी करके। वो केंद्र तो फिर किसी को जी नहीं बहुत छोड़ेगा। सही। आज आज हिंदू और मुसलमान के रूप में निकल रहा है, तो कल जो है नेपाल और इंडिया के रूप में निकलेगा, और परसों जो है बड़ी जाति और छोटी जाति के रूप में निकलेगा। ये तो कई कई रूपों में प्रकट होगा। बिल्कुल अलगाव, अलगाव का जो तरीका होता है, लोग अपने शरीर में ही अलगाव कर लेते हैं, अपने पैर को तुच्छ बना देते हैं, अपने सर को उच्च बना देते हैं। अपने ही शरीर में जब इतना अलगाव है व्यक्ति के, ये जो डिवीजन है, उस डिवीजन को मैंने वहां महसूस किया। पहली बार मैंने महसूस किया कि भावुकता अच्छी नहीं होती है। उसको पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि भावुकता अच्छी चीज तो नहीं है, ये संवेदनशीलता नहीं है। भावुकता तो कुछ ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने लिए पीड़ित है। सेल्फ पीटी कहते हैं ना जिसको, अपने ऊपर दया करना है, सेल्फ पीटी की भावना से ग्रस्त होती है भावना। हम्म, तो एक घटना वो मुझको याद आती। खैर, बाबरी मस्जिद का भी कांड गया, टला, सब कुछ सामने हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हम लोग अपने घर को लौट आए, हम लोगों ने बीएससी पास कर लिया।
तब मुझको जो है अब मास्टर्स डिग्री करना था मैथमेटिक्स में। मेरा बीएससी फिजिक्स ग्रुप से था और मेरी इच्छा थी कि मैं फिजिक्स में ही मैं मास्टर्स करूं, एमएससी करूं, पर मुझको एडमिशन नहीं मिला। कुछ एक 4-5 अंकों से मैं पीछे रह गया। उस समय आरक्षण आ गया था भारत में। आरक्षण के कारण जो सीट मुझे मिल सकती थी वो सीट मुझे नहीं मिली, वो किसी बिल्कुल। मुस्लिम को मिल गई या किसी आरक्षित व्यक्ति को मिल गई, तो मैं नहीं जा पाया और मुझको एडमिशन मिली मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में मेरा एडमिशन हो गया। फिर मेरे मन में क्या बात आई कि यार मूलतः तो हम लोग तो नेपाल के ही हैं, मुझको नेपाल में जाके एमएससी करना चाहिए। पीएससी तक तो मैंने यहाँ पर कर लिया, काफी समय गुजार लिया, मेरी उम्र भी 21 साल हो चुकी थी उस समय तक। अब मुझको नेपाल में जाके एमएससी कर लेना चाहिए, ये मेरे मन में एक निश्चित मैंने अपने आप को किया और मैं नेपाल चला गया। उसके बाद नेपाल में मैं पोखरा में गया। पोखरा में मैंने एमएससी में मैथमेटिक्स में मैंने ज्वाइन किया। नेपाल में फिजिक्स में पढ़ने की सुविधा सिर्फ काठमांडू में थी और काठमांडू में मेरे रिसोर्सेस नहीं थे, तो मैं उधर नहीं जा पाया। मुझको जो है पोखरा जाना पड़ा और मैथमेटिक्स मैंने वहीं से पढ़ने का निश्चय कर लिया। और पोखरा जाने के बाद पोखरा में मेरे भैया रहा करते थे। आपको जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक भैया से जो मेरे ओशो के सन्यासी थे, वो उनसे जो मुलाकात हुई थी उनसे मेरा प्रेम हो गया था। मैं उनको बहुत प्रेम करने लगा उनकी बातों का। और वो एक ग्रेविटी थी जो मुझको खींच के पोखरा ले गई कि भाई तू चल पोखरा में जाके पढ़ वहां पर तुझको अपने भैया मिलेंगे जहाँ तेरे प्रश्नों का भी समाधान होगा। कहीं ना कहीं मन के अनकॉन्शियसली वो अंदर वो चीज थी। जी जी, बहुत तो मैं सुंदर। पोखरा पहुंच गया। तो वो अनकॉन्शियस वो चीज जो है मुझको पोखरा तक खींच के ले गई। तो वहां पर मैंने पढ़ना शुरू किया और अपने भैया के संपर्क में भी आ गया। तो उस समय का जो मेरा समय था, मैं जाते ही मैंने सबसे पहले ओशो के कम्यून में मैं चला गया। वहां पर छोटा मोटा कम्यून था और कम्यून को मैंने ज्वाइन कर लिया। वहां पर किताबें भी बिकती थी, मैंने ओशो की किताबें खरीदना शुरू किया। भैया के पास तो लाइब्रेरी ही पड़ी हुई थी, भैया रोज निकाल के मुझको एक एक किताब देते थे, मैं पढ़ता था। सबसे पहले जो मैंने किताब पढ़नी शुरू की वो संभोग से समाधि तक थी। जो यात्रा वहां पर टूटी हुई थी उस किताब को मैंने सबसे पहले चूज किया और उस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया। उस किताब को पढ़ते हुए मैं कम्यून में भी जाता था। कम्यून में जाकर मैं मेडिटेशन भी करता था, ध्यान भी करता था। ओशो के सिखाए हुए कुंडलिनी, नाद ब्रह्म, डायनामिक मेडिटेशन और मिस्टिक रोज जैसे मेडिटेशन, तमाम मेडिटेशन हैं, उन सभी मेडिटेशन को मैंने फॉलो किया, मैंने किया। और ओशो की किताबें भी पढ़ा। मैंने एक गेरुआ वस्त्र ले लिया, 2 ड्रेस, और गेरुआ वस्त्र भी लगा के घूमने लगा। बस मेरे पास माला नहीं थी, गेरुआ वस्त्र भी मैंने लगा लिया और गेरुआ वस्त्र लगाकर मैं घूमता था, अपने बालकनी में घूमता था। गेरुआ वस्त्र लगाकर मैं जी। किताबें पढ़ता था। मतलब मैं उसी माहौल में रम गया था, मैं रम चुका हम्म। था। और मैंने ओशो की किताबें को पढ़ना शुरू किया संभोग से समाधि तक। जीवन में मेरी कुछ एक किताबें ऐसी हैं जिसको मैंने डूब कर पढ़ा है। डूब कर पढ़ने का मतलब मैंने किताब को पढ़ा नहीं, मैंने किताब को जिया है। जितनी भी मैंने जी। मैं बहुत ज्यादा मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, पर मैंने जिस किताब को पढ़ा है उसको मैंने जिया है। जीवन जीना और किताब पढ़ना मेरे लिए एक था। उसकी लाइनों को पढ़ना, उसके बिल्कुल। ऊपर दौड़ जाना मेरा काम नहीं था। मैं 4 लाइनों को पढ़ता हूँ तो उसको मैं अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करता था कि इसका क्या मेरे जीवन में क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ बनता है। ये चीज मैं बड़ी गहराई से देखता था। और मैंने संभोग से समाधि तक की किताबों को पढ़ते हुए शुरुआती चैप्टर्स में ओशो इस बात का आश्वासन देते थे कि इस किताब के अंत तक, जब तक ये किताब खत्म होगी, आपको मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कि मुक्त कैसे हो सकते हो आप, अपने आप से कैसे मुक्त हो सकते हो, ओशो दावा करते हैं उस किताब में। आप कैसे मुक्त हो हम्म। सकते हो, इस चीज का आपको जवाब किताब के अंत तक मिल जाएगा। मैंने भी मान लिया कि इसका जवाब मिल जाएगा और मैंने बहुत गहराई से उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता गया, पहले किताब, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चुटकुले, कहानियां और लॉजिक, तर्क, सब कुछ बड़े शानदार थे, बहुत अच्छे थे। बिल्कुल एक फिल्म की तरह चल रही थी वो सब चीजें, धारा प्रवाह में थी। चलते 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 चलते, पढ़ते पढ़ते, मतलब जितना मैं पढ़ता जा रहा था उतना मेरा ज्ञान बढ़ रहा था, नॉलेज भी बढ़ती है उस किताबों को पढ़ने से। एक फायदे होते हैं
कि आपकी नॉलेज बूस्ट होती रहती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं, और कहानियां भी मिलती रहती है। कहानियों का भी संग्रह होता जाता है, चुटकिलों का भी संग्रह होता है। आप चुटकिलों में रिच हो जाते हैं, आप कहानियों में रिच हो जाते हैं, आपके पास नॉलेज बढ़ने लगती है। ये सारी की सारी चीजें एक साथ हो रही थी मेरे साथ। तो काफी समय लगा, मतलब मुझको लगता है 1-2 महीने में मैंने उस किताब को पढ़ लिया था। क्योंकि मैं पढ़ते हुए मैं टीचिंग भी काम किया करता था। एक बोर्डिंग स्कूल था, उस बोर्डिंग स्कूल में मैं हाई स्कूल तक मैंने टीचिंग भी करना शुरू कर दिया था। उधर टीचिंग करना, इधर पढ़ने जाना, और बाकी समय हम्म। में किताबों को पढ़ना, ये मेरा काम था। तो मैंने उस किताब को लगभग 1-2 महीने में खत्म कर लिया। और किताब के लास्ट चैप्टर में जब मैं पहुंचा तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था, बहुत ज्यादा उत्सुक था कि अब इसका उत्तर तो मिलने ही वाला है बस। और ओशो ने जो कहा था कि भाई अंतिम तक तुमको जो है सत्य क्या है, सत्य का ज्ञान क्या है, वो चीज तुमको मिल जाएगी। उन्होंने कहा था, उन्होंने वादा किया था, मैं उसी वादे को लेकर फॉलो कर रहा था। और मैंने जब उनकी अंतिम लाइनों को पढ़ा, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया अंतिम लाइनों में। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं किया, उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा जीवन में जो चीज तुमको मुक्त कर सकती है वो चीज है समझ। जब तुम्हारे अंदर समझ का फूल खिलता है तो तुम सारे चीजों से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही ओशो का ये 4 लाइन पढ़ा, मुझको घोर निराशा हुई, घोर निराशा हुई कि यार ये भी कोई उत्तर है। हम रोज डायनेमिक मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुंडलिनी किए जा रहे हैं, मिस्टिक रोज कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फाद रहे हैं, आप कह रहे हो कि समझ है। समझ क्या है ये? कैसे समझे? नहीं समझ रहे हैं तभी तो आपसे पूछ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि समझ में ही मुक्ति है। मुझको बहुत निराशा हुई उस उत्तर से। मैं काफी क्षोभ में रह गया, ये भी कोई उत्तर होता है? क्या है कि अब मेरी समझ उतनी ही थी उस समय। उस समय गलती नहीं थी, मेरे अंदर गलती थी, मेरे अंदर कमी। मैं उनकी बातों को नहीं समझ पाया। एक्चुअली बात भी अधूरी कही गई थी, इसलिए नहीं समझ में आई थी, क्योंकि बात अधूरी थी वो। हाँ, वही ओशो की बात भी अधूरी है। मैंने भी ओशो को खूब सुना, खूब सुन के लास्ट में वैसे ही ट्रैपिंग में पहुंचा कि नहीं नहीं, इसमें जो है जहां से शुरू कर रहे हो वहीं से पहुंच रहे हो, इस तरह से। क्योंकि जी। बात अधूरी थी इसलिए समझ में नहीं आ रही थी। पर अगर हम्म। उनको लाइनों को पढ़ाया तो लाइन अपने आप में पूरा है, लाइन अपने आप में कंप्लीट है। तो उसको जी। निराशा हुई, पर फिर भी ठीक है, मरता क्या न करता। उसके बाद फिर मैंने दूसरा किताब उठाया, उसके बाद मैंने तीसरा किताब उठाया, पर मैंने उतना मन लेकर नहीं पढ़ा जिस तरीके से मैंने संभोग से समाधि तक को पढ़ा। और उसी क्रम में मैंने जो ओशो की किताबों को बहुत ही गहरे और बहुत ही प्रेम पूर्वक जीते हुए मैंने पढ़ा, उनकी 3 किताबों को मैंने पढ़ा ओशो की। जब मैं उनसे हालांकि मैंने ओशो टाइम्स बहुत पढ़े, ओशो वर्ल्ड भी बहुत पढ़े, अन्य किताबों को भी मैंने बहुत पढ़ा। उनके जो है बुद्ध के ऊपर बोले गए, नानक के ऊपर बोले गए, तमाम कबीर के ऊपर बोले गए, मैंने तमाम किताबों को पढ़ा। पर मैंने जो दिल से पढ़ा, मुझको पता है कि जिसको मैंने जिया, वो 3 किताबें थी। एक सम्मुख से समाधि तक, एक किताब थी पथ के प्रदीप, और तीसरी किताब थी मिट्टी के दिए। ये 3 किताबों को मैंने जो है बहुत मन लगाकर पढ़ा उस समय। और वही मेरी दिनचर्या रहती थी, ओशो कम्यून में जाना, किताबें खरीदना, किताबों को पढ़ना, ध्यान केंद्रों में जाकर महीनों तक ध्यान करते रहना, कोई कभी 21 दिन का एक रूटीन करना, कभी क्या करना। ये जो है चलता रहा। अच्छा, उस समय थोड़ा सा कृष्णमूर्ति की भी बात आ गई थी। उसको जो द बुक आई हैव लव मोस्ट करके उनका एक सीरीज चला करता था। क्या कृष्णमूर्ति क्यों, सॉरी, ओशो कौन कौन सी किताबों को पसंद करते हैं? तो उनकी पसंदीदा किताबों में एक किताब थी कृष्णमूर्ति की, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम करके कृष्णमूर्ति की जी एक जी, मैंने किताब वो है पढ़ा जो है। जी। ओशो जो है पसंद किया करते थे। तो उस किताब का जो है थोड़ा सा पैराग्राफ ओशो वर्ल्ड में, नहीं, ओशो टाइम्स में या वर्ल्ड में छपा था। तो मैंने उसको पहली बार, मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ने का मुझको मौका उस समय मिला। मैंने पहली बार कृष्णमूर्ति को पढ़ा 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 पढ़ा, मतलब आधा समझ में आया, आधा नहीं आया मेरे। उस समय मेरी चेतना की अवस्था वही थी, आधा मैंने समझा, आधा नहीं समझा। ओशो ज्यादा समझ में आते थे मुझको उस समय, क्योंकि वो स्पष्ट थे। चुटकिले जो थे वो साफ थे, कहानियां बिल्कुल साफ थी, उनके कही गई बातें बिल्कुल साफ थी। पर इतनी साफ होते हुए भी समस्याएं नहीं खत्म होती थी, समस्याएं नहीं खत्म होती थी। तो लोग कहते थे अरे यार, अभी तुम सन्यासी नहीं बने हो ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है।
या कहते थे कि अभी तुमने जो बाहर जाकर घूम करके काठमांडू में जाकर या बाहर जाकर के जो आउटडोर शिविर लगता है उसमें नहीं गए हो, इसलिए तुमको सही समझ में आ रहा है। ये सब बातें मुझको लोग कहा करते थे, मित्र लोग। हम्म, तो उसी के दौरान में मैंने थोड़ा सा कृष्णमूर्ति को पढ़ लिया, थोड़ी कुछ लाइनें पढ़ ली, और उस समय ध्यान करते हुए जो मुझको अनुभव हुए, मैं उन अनुभवों के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। मैंने सोते हुए जागने का मैंने अनुभव किया। मैं एक्चुअली नींद में ध्यान का प्रयोग किया करता था, और मुझको जो है सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। मैं सो गया, अचानक मैं रात को जगा तो मैं जाग गया था, पर मेरा शरीर सो रहा था। मैंने अपने आप को बिल्कुल शरीर से अलग पाया, वो अनुभव हुआ। मैंने सोचा ये क्या, यह भ्रम है। फिर मैं अपने शरीर पे लौट के आ गया। फिर मैंने अगले दिन ट्राई किया, फिर मैं शरीर से बाहर चला गया। एक टेक्निक थी, टेक्निक। और मैंने सोचा कि जब मैं शरीर से बाहर ही निकल गया हूँ, अच्छा मैं ये भी ट्राई देखता था कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो सपने नहीं थे, वो सच थे। एक्चुअली उस समय होता क्या था कि बॉडी सो जाती है, आपका ब्रेन जागा हुआ होता है। तो हम्म, उसको बॉडीलेस का फीलिंग होता है कि वो बॉडी जैसे कि बॉडी में नहीं है। तो मैंने तय किया, ठीक है, मैं बॉडी से बाहर जब निकल गया हूं तो चलो बाहर की यात्रा कर। तो मैं बाहर भी निकल जाता था, बाहर निकल के अपने ही रूम को देखता था, बाहर से सड़कों को देखता था। तो बाद में पता चला कि ये भी मेरा इमेज ब्रेन ही बना रहा है। एक्चुअली वो सब ब्रेन का कमाल था क्या? ये सब जी ब्रेन जी का कमाल है क्या? ये लोगों को लगता जी है कि जी, वो बहुत सूक्ष्म सुंदर। शरीर का अनुभव कर रहे हैं। और मैंने उसको एक बार नहीं, बार बार मैंने उस चीज को रिपीटेडली, उस चीज को मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं ना, मैं जानबूझकर अशरीरी हो जाता था, शरीर से मेरा अटैचमेंट खत्म हो जाता था। ऐसी टेक्निक मैंने विकास कर ली थी। कब जाना है, कितने टाइम में जाना है, कब शरीर से बाहर निकलना है, मुझको पता था। और इस चीज को मैंने बहुत देखा, तो मुझको पता चला कि ये तो नॉर्मल आदमी भी अनुभव करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने ऐठन देखे हैं ना, ऐठन किसी किसी को होता है, ऐठन करके। ऐठन का मतलब आपको लगता है कि कोई चुड़ैल आपकी छाती पे आके बैठ गई है और दबा रही है, आपकी आवाज नहीं निकल रही है मुंह से। ये वही अनुभव है क्या, जब आपका दिमाग हाँ, तो जाग ये तो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा, ये तो एक साधारण अनुभव आप देख लीजिए। कहीं पे आप सांस रोकना चाहते हो, कहीं पे बदबू आ रहा है, वो रोड क्रॉस करना है, तो कोई 2 मिनट रोक सकता है। तो इस तरह से वो कुछ अलगाव का अनुभव को गहराई में फील करने की बात है, फिर वो घटता होगा कि वो इल्यूजन जो ब्रेन जो पहले पहले तो तस्वीर देखा है उसको रियलिटी में लेता होगा। नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो हर एक आदमी, मैक्सिमम आदमी लोग तो इसको फील कर चुके हैं। पर अगर किसी को फीलिंग नहीं हुआ है तो बहुत कोई मिस्टीरियस चीजें नहीं है। आप अपने पैर को बांध कर सो जाइए, हाथ को बांध कर सो जाइए। अगर आप बांध कर सो जाती हैं तो सोते सोते ही क्या होगा कि आपकी बॉडी जब हलचल नहीं कर पाएगी, तो आपको जो एक प्रॉब्लम फील होगी, उस प्रॉब्लम के कारण आपका माइंड पहले जागेगा, आपका शरीर नहीं जागेगा, आपका माइंड जाग जाएगा। हम्म, जैसे ही आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपके ब्रेन को तुरंत पता चलेगा कि आपका बॉडी एक्टिव नहीं है, आप अपनी उंगलियों को नहीं चला पा रहे हैं, आप अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं चला पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब मैंने ऐसा अपने अंदर पाया तो मुझको बहुत डर लगा। मुझको लगा कि मेरी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। मेरे अंदर पहला क्वेश्चन ये आया था। और मैंने देखा कि मेरी सांस तो बिल्कुल धौंकने की तरह चल रही है, सर 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 सर, उसमें तो कोई रुकावट ही नहीं है क्या। तो ये ये अनुभव हुआ। और मैंने इसको बहुत बड़े अनुभव के रूप में नहीं लिया। मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रश्न करने वाला, बहुत ज्यादा सशंकित व्यक्ति, मैं किसी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेता हूँ। खुद मुझको ही अनुभव होने लगे तो भी नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये क्या है, मैं उसमें क्रॉस क्वेश्चन करता रहता हूँ। तो हम्म, ऐसे भी अनुभव हुए। मैंने अपने भैया से जाके शेयर किया, भैया ने कहा कि भाई बेटा, ऐसा है कि तू किसी को बताना मत ये सब अनुभव। मैंने भी कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद ध्यान ध्यान में तो मुझको ऐसे भी अनुभव हुआ, समयातीत भी अनुभव हुआ। समयातीत अनुभव का मतलब, अभी मैं ध्यान में बैठ जा रहा हूँ, 1-2 घंटे बाद उठते वक्त ऐसा लगता था कि वो मिनट भी नहीं गए हैं, अभी मैंने बैठा अभी उठ गया। इस टाइप का भी, टाइमलेसनेस का भी मैंने फीलिंग किया। पर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। मेरे जीवन से दुख नहीं गए थे। मेरे जीवन में दुख जैसे के तैसे पड़े हुए थे। मेरे प्रश्न के जवाब अभी भी मुझे नहीं मिले थे। बीच बीच में ख्याल भी आने लगा कि यार ये सब मेरे प्रश्नों का जवाब न मिलने का कारण हो सकता है कि मैं ओशो का सन्यासी नहीं बना हूं, इसलिए ऐसा हो रहा हो। मेरे मन में क्वेश्चन आते थे।
तो मैं भैया के पास जाता, कहता भैया मुझको भी सन्यासी बना दो, मैं भी सन्यासी बन जाता हूँ। क्योंकि मैं भैया के प्रभाव में था, उनके प्रेम में था। पर वो थोड़े चालाक आदमी थे। वो कभी कहते नहीं थे कि सन्यासी बन जाओ, कहते थे देखो सोच लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, देख लो। और जब मैं थोड़ा टाइम लेता था और मैं अपने आप से पूछता था कि बसंत तू ईमानदारी से बैठकर ये बता कि तू सन्यासी बनना क्यों चाहता है, और मैं अपने आप से प्रश्न पूछता था, तो मेरे अंदर से आवाज आती थी कि मैं सन्यासी इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुझको समाज से चिढ़ हो गई है। मुझको दिखाना है लोगों को कि यार तुम कुछ नहीं हो, मैं बहुत कुछ हूँ। मेरे जीने का तरीका तुमसे उम्दा है, तुमसे अच्छा है। मैं तो प्रतिक्रिया में सन्यासी बनना चाह रहा था। मैंने देखा मैंने तो देखा मैं तो लालच में सन्यासी बनने जा रहा हूँ कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो मुझको जो है बहुत बड़ा कुछ उपलब्धि हासिल हो जाएगी या क्या हो जाएगा। और ओशो ने भी खूब फंसा रखा था। ओशो एक तरफ तो कहते थे कि सन्यास का मतलब चोला लगाना और माला पहनना नहीं होता है बेटा, सन्यास तो बिना इसके घटता है। वो भी फंसा दिए, उन्होंने भी फंसा दिया। अपने आप से पूछता हूँ उत्तर कि क्या क्या तू सच में सन्यासी होने के काबिल है, तो मन से कहता नहीं बेटा तू काबिल नहीं है। अभी तेरी वो स्थिति नहीं आई है। तो कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं था, ना मैं खुद से जवाब पा रहा था, ना मेरे भैया ही को जवाब दे रहे थे, ना ओसो ही कुछ जवाब दे रहे थे, वो तो और फंसा देते थे। तो कुल मिलाकर के वो जी। सन्यासी होने वाला जो है कार्यक्रम हमेशा ही पोस्टपोन रहा है, अगली बार के लिए समझ में नहीं आता था। अपने दोस्तों के क्रम में मैं अपने एक दोस्त और दोस्त हैं उनको याद करना चाहूंगा। वो थे मेरे मित्र शिव घिमिरे, जो मेरे पोखरा में, वो भी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड। जैसे हरशंकर हैं नौतनवा में इंडिया में, उसे नेपाल में मेरे शिव घिमिरे करके मेरे एक दोस्त थे, बहुत प्यारे। और उनसे मेरी काफी ज्यादा बहस हुआ करती थी जीवन को लेकर के। जीवन को लेकर के मेरा नजरिया इतना रियलिस्टिक था, इतना यथार्थपरक था कि मैं संबंधों की सच्चाई में जो है खोखली बातें देखता था। कि जितनी हम लोग आदर्शवादी बातें करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है यार, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। तुमको लगता है कि कोई तुम्हारा है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम खुद किसी के नहीं हो। तुम खुद सोचो, जब मैं खुद किसी के काम नहीं आ सकता तो कोई मेरे काम क्यों आएगा। जब मैं किसी के लिए दुखी नहीं हो सकता तो कोई भी मेरे लिए दुखी नहीं होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है। उससे जो है हम लोग जो बातें किया करते थे, तो वो मेरा दोस्त इतना परेशान हो जाता था, मुझको पता भी नहीं चलता था कि वो परेशान हो गया है। एक हफ्ते बाद मुझसे मिलता था और कहता था यार तुमने ऐसी बातें कह दी कि मुझको तुमको देखकर गुस्सा आता था। वो मुझको देखकर गुस्सा आता था, 7 7 दिन तक नहीं बोलता था मेरे से। क्योंकि मेरी बातें जो थी वो धरातलीय बातें थी, जड़ों में प्रहार करने वाली बातें थी। हम जी। जी। एक्चुअली वो हमारा जो उम्र होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा आशाएं पालते हैं, बहुत ज्यादा नैतिकवान होते हैं। हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा सुरक्षा है। हम्म। हम लोग को ऐसा नहीं लगता था कि दुनिया स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। पर रियलिटी में जाने पर ऐसा पता चलता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई तो बिल्कुल उलट है, दुनिया स्वार्थी ही है। सब अपने बारे में सोचते हैं, और तुम भी अपने बारे में सोचते हो। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग सोचते हैं और तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, नहीं, तुम भी अपने बारे में सोचते हो, यही सच्चाई है। और इन बातों से वो भी परेशान रहता था, मैं भी परेशान रहता था। परेशानियां हम लोग के अंदर काफी ज्यादा थी। और शिव से लेकर के बहुत ज्यादा हम लोग की आध्यात्मिक बातें हुआ करती थी। मेरा आध्यात्मिक दोस्त वही था, उनसे हम्म। मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। अभी तो मैं इधर आ गया हूँ, काफी वर्षों से उनसे दूर हूँ, पर वो मेरे मित्र मुझको अभी भी याद आते हैं। और मित्रों के प्रति मेरा एक बहुत ही प्रेम पूर्वक एक सद्भाव है, मेरे मन में उनके लिए एक प्रेम है। और बहुत मैं मित्रों का कृतज्ञ भी हूँ इस मैटर में कि वो मुझे सुनते हैं। मैंने देखा है कि अगर लोग ना सुने तो आप बोल नहीं सकते। जैसे आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सुन रही हैं तो मैं बोल पा रहा हूँ, आप जगह दे रही हैं तो मैं बोल पा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि वो बोल रहा है तो लोग सुन रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बातें उल्टी होती है। एक्चुअली लोग आपको बिल्कुल। जगह देते हैं तो आप बोल पाते हैं। आप खुद इसलिए पाते हो कि आपको जगह दी जाती है। ओशो का एक प्रसंग मुझको याद आ गया। ओशो को जब पकड़ लिया गया था अमेरिका में, उनको जेल में ले जाया जा रहा था इधर से उधर, ज्ञान तो उनके अंदर बहुत ज्यादा था। ओशो से ओशो जब किसी पुलिस को मिलते थे उनको कहते थे अच्छा तूने मुझे पकड़ा क्यों है, ये बता मैंने क्या किया है। मेरे पास तो एक बंदूक भी नहीं है,
एक चक्कू भी नहीं है, तू मुझको क्यों पकड़ रहा है करके ओशो जो है प्रश्न किया करते थे पुलिस लोगों से। पुलिस लोग कहते थे शट अप, बिल्कुल मत बोलो, जब तुम्हारा समय आएगा तब बोलना। ओशो चुप हो जाता, नहीं बोलने को मौका। कहाँ लाखों लोगों की भीड़, हजारों लोगों की भीड़, जहाँ हर कोई उनको सुनने को तैयार है, तो ओशो बोल पाते थे क्योंकि लोग सुन रहे थे। कारागार में क्या हुआ? कारागार में तो एक पुलिस ने भी उनकी बातें नहीं सुनी, उनको जगह ही नहीं मिली बोलने की, उनको एक लाइन नहीं बोलने दिया गया। यही जीवन की सच्चाई है। लोग सुनते हैं तो आप बोलते हैं। इसीलिए इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं या बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं। लोगों का प्यार है, लोगों की मन में जगह है, वो जगह बन पाई है, इसलिए आप बोल पा रहे हो। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा। तो पोखरा में ही रहते हुए जो मेरे दिल के बिल्कुल अजीज रहे वो अनिल कुमार जायसवाल, मेरे मित्र, वो मुझको पोखरा में मिले पहली बार। ये लोग नौतनवा में रहा करते थे, ये लोग हरशंकर के दोस्त थे, परदेसी के दोस्त थे। दोस्त के दोस्त होने के कारण ये मुझसे मिलने पोखरा आ गए। मतलब इनका इतना प्यार था कि दोस्त के दोस्त से भी इनको प्यार था कि मेरे दोस्त का दोस्त है। और वहां से चले आए पोखरा मुझसे मिलने के लिए। और फिर उनसे जो मेरी मुलाकात हुई, जो मुलाकातों का दौर चला, बातचीतों का दौर चला, वो आज तक चल रहा है। मतलब हम दोनों के बीच में इतना प्रेम प्रगाढ़ हुआ। और मैं अपने मित्र अनिल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे जीवन में आए। उन्होंने मुझको जाने क्यों अच्छा समझा कि उन्होंने अपना समय मुझे दिया, अपना प्यार मुझे दिया। और हरशंकर, अनिल जैसे मेरे मित्र हैं जो मुझको सुनते हैं, वो मुझको जगह देते हैं, तो मैं उनके साथ बैठकर बोल पाता हूँ। तो अनिल जी को भी मैं बहुत प्रेम पूर्वक याद रखना चाहता हूँ कि दो चार मित्रों में अनिल जी भी मेरे एक मित्र हैं, जो मेरे बिल्कुल दिल अजीज हैं। शायद मरते समय तक हम लोग ऐसे ही दोस्त रहेंगे। ये कुछ दोस्ती ऐसी नहीं है कि दो चार दिनों में या दो चार झगड़ों में खत्म हो जाए इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई की लड़नी पड़ेगी खत्म करने के लिए जी। वो होने वाला नहीं है। आ, तो अनिल जी से वहीं पर मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। अच्छा, अब पोखरा में रहते हुए प्रेम प्रसंग में भी मैं रहा। मैं प्रेम संबंधों में गया। प्रेम संबंधों में जाने के बाद तो उलझाव और ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा मन के उलझाव बढ़ गए। और मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया उस प्रेम संबंधों के कारण कि मुझको उत्तर बिल्कुल चाहिए थे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना उत्तर के मैं रह सकूं, मुझको उत्तर चाहिए था। ये दुख क्यों है, इतनी ज्यादा पीड़ा प्रेम में क्यों है, ये मेरा मूलभूत प्रश्न था। उस पीड़ा को मैं जीता था। मैं आपको बताऊं, हालांकि पर्सनल बातें हैं, फिर भी अब इतना पर्सनल भी नहीं है कि अब लोग काफी ज्यादा मुक्त हो चुके हैं चीजों से, तो इतना बोला जा सकता है। मैं पोखरा बिल्कुल से बिल्कुल। भैरवा आता था, भैरवा से पोखरा जाता था, तो बस में मैं रोते हुए आता था, रोते हुए जाता था। वो मेरा एक रूटीन था जी मतलब जी। वो मेरे बहुत गहराई में जड़ तक वो इतनी ज्यादा जा चुकी थी कि मेरे सेल्स सूख गए थे, क्या बॉडी के मेरे सेल्स सूख गए थे। मुझको खुद पता है उस समय मैं बहुत ज्यादा दुबला भी हो गया, बहुत ज्यादा मानसिक संताप में था। और इन सब प्रश्नों की बाढ़ को लेकर के मैं किसके पास जाऊं? मैं जाता था ओशो सन्यासियों के पास। ओशो सन्यासियों के बड़े बड़े गुरुओं को मैं पकड़ता था। वो ओशो से तो काम बना नहीं, तो मैं चलो इनके गुरु को पकड़ता हूँ, बड़े गुरु को पकड़ता हूँ, इनसे पूछता हूँ। उनसे कहता था मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, प्रेम में मेरे इतनी पीड़ा क्यों है, या जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, जीवन इतना दुखदाई क्यों है, क्यों जीवन ऐसे स्वार्थ से भरा हुआ है, क्यों जीवन का ऐसा ढांचा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और ओशो सन्यासियों के पास मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ तो उनके पास कोई जवाब नहीं, हम्म। कोई जवाब नहीं था। वो कहते थे ध्यान करो, वो कहते थे आप ध्यान कीजिए। और बहुत ज्यादा अगर सहानुभूति हो गई तो मेरे साथ बैठ जाते थे, जब मैं रोता था तो मेरा समय देते थे, आधा घंटा समय दे देते थे, कुछ टाइम दे देते थे, बस इतना ही होता था। इसी उलझन में मैं शैलेंद्र सरस्वती जी से भी मिला। आपको पता है हम्म। शैलेंद्र सरस्वती कौन है? वो जो है हाँ, ओशो ओशो के के छोटे भाई। भाई। हाँ, ओशो ये जो शैलेंद्र। है ओशो शैलेंद्र से भी मैं मिला। ये जो है नारायण घाट में कुछ इन लोग का कम्यून था। उस कम्यून में आनंद प्रज्ञा और
ओशो धारा का जो है एक स्ट्रीम चला करता था, वो कार्यक्रम करवाते थे। तो उस समय मेरी एक और मित्र थी, शारदा अधिकारी करके थी, वो और मैं दोनों लोग मिल करके हम लोग शैलेंद्र सरस्वती से मिलने गए। शैलेंद्र सरस्वती से मिलने के बाद शैलेंद्र जी ने ये देखा कि वो जो मेरी शारदा मैडम थी वो ओशो सन्यासी थी, मैं ओशो सन्यासी नहीं था। हम दोनों लोग साथ में गए। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है। उनके पास हम दोनों लोग साथ जाते हैं, शारदा मैडम प्रश्न करती है, उनके प्रश्नों का जवाब मिलता है। मैंने प्रश्न किया, उन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा, गुरुजी ये बताइए कि जब मैं किसी की आंखों में देखता हूं तो मुझको ऐसा क्यों लगता है कि अभी उसके और मेरे बीच लड़ाई हो जाएगी। मैं उसकी आंखों में आंख डाल के देखता हूं तो मुझको लगता है कि लड़ाई हो जाएगी, मेरे मन में ऐसा क्यों है। उन्होंने सिर्फ मुझको देखा, मुंह फेर लिया, फिर मैडम से बात करने लगे, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा नहीं पूछा उनसे। तो मुझको, मैंने बाद में आके एनालिसिस किया कि उन्होंने मुझको जवाब क्यों नहीं दिया। तो मेरे एनालिसिस में दो बातें सामने आई। एक बात ये कह रहे थे, बेटा तो ओशो सन्यासी नहीं है इसलिए तुझसे जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक बात ये, बिल्कुल। हाँ। और मेरे मैडम से जो है काफी उनकी बात हो रही थी। और दूसरा जवाब ये था कि अगर तुझको जवाब चाहिए तो पहले सन्यासी बन, और आनंद प्रज्ञा और ये जो शिविर में चल रहा है ये सब कार्यक्रम, ये सब करना पड़ेगा तुझे, उसके बाद तुझे तेरे सवाल का जवाब मिलेगा। और उस समय मेरी एक हट थी कि मैं पैसा देकर ज्ञान नहीं लूंगा। एक मेरी हट थी क्या, कि मुझको ज्ञान लेने के मैं एक पैसा नहीं खर्च करूंगा। भगवान मुझको हवा फ्री में दे रहा है, पानी फ्री में दे रहा है, प्रकाश फ्री में दे रहा है, तेरे ज्ञान मुझको पैसे में नहीं चाहिए। ये मेरा एक अंदर का एक जिद था क्या उस समय बिल्कुल, भी, बहुत सुंदर। मुझको नहीं चाहिए ज्ञान, जो होगा देखा जाएगा, भले मुझको मेरा जवाब ना मिले, तो ऐसे ही जी लूंगा। तो इस तरीके से जो है मेरा समय ऐसे ही गया, बिना उत्तर के चलता रहा। उसके बाद भैरवा में मुझको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं गवर्नमेंट, मैंने उधर मास्टर्स डिग्री भी पास कर ली। मेरा एमएससी भी मैंने बहुत कठिनाई से किया, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा सा गलत रास्ते पे चला गया, मैं प्रेम रोग में पड़ गया था। उसी में रोते हुए मैंने एग्जाम दिया और पास भी हो गया। अब दिमाग थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो दिमाग ने भाई कर दिया, चलो पास कर देते हैं, तो कर दिया। पास उस हो गया। उसके बाद मेरा जॉब लग गया इधर अपने ही घरेलू एरिया में, अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे घर का एरिया है, तो यहाँ पर मेरी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद मैं इधर भैरवा चला आया। भैरवा आने के बाद अब लगभग हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो जी जी, आप समय लीजिए, सरकारी नौ- विषय आप ही है, जितना समय लेना है लीजिए, 10 बजे तक हम करेंगे। जी। तो सरकारी नौकरी लग गई, जीवन में एक तरीके का स्थिरता भी आ गया। आने के बाद प्रेम प्रसंग तो मेरे टूट चुके थे, सब खत्म हो चुके थे, तो उधर से तो कुछ था ही नहीं। प्रेम प्रसंग के टूटे हुए भी 2 साल हो चुके थे। 2 साल तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल, अब मैंने कैसे बिताया मुझको पता नहीं है, पर दुख दुख में बीता। 2 साल तक ऐसे ही बीता। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मुझको एक अच्छी पत्नी मिली, बहुत अच्छी पत्नी मिली। मेरा भाग्य, मुझको लगता है कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा, मतलब दिल से साफ है वो। डांटती मुझको बहुत है, पर वो प्रेम के कारण डांटती है, मुझको पता है। उसके मन में प्रेम होता है, और बच्चे भी अच्छे अच्छे मिले, बहुत सुंदर बच्चे मिले। इनसे मेरे जीवन में एक ठहराव आया, मेरे जीवन को एक दिशा मिली। पर मेरे प्रश्न नहीं गए, मेरे प्रश्न बिल्कुल जिंदा है अभी भी उसी तरीके से, उसमें उलझने ही हैं, कोई स्पष्टता नहीं है। ओशो की किताबों में मैंने खोजने का प्रयास किया कि भाई आप बहुत विरोधाभासी बातें करते हैं, आप अभी ये बात कहेंगे बिल्कुल फिर उसकी बिल्कुल। बिल्कुल उल्टी बात कहेंगे, ये विरोधाभास आपके जीवन में क्यों है। तो ओशो का जवाब है, देखो, मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो शिक्षा है, वो क्यारियों में लगाई हुई, सजाई हुई, गमलों में रखी हुई फूले नहीं है। ये मेरा जंगल है, इस जंगल से तुमको गुजरना पड़ेगा, रास्ते तुम्हें खुद खोजने पड़ेंगे, खुद बनाने पड़ेंगे, बेटा मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। ओशो ने, अच्छा ओशो की ये बात मुझको अच्छी लगती है कि वो बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, क्या जो भी बोलना है मुंह के आगे बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई मेरे से तो तुझको इतना ही मिलना है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अब तुझको जो करना है कर ले। कुछ इस तरीके की बातें थी। तो मैं भैरवा आ गया,
भैरवा आने के बाद भी अपना, अब ग्रुप कहाँ चेंज होता है, ग्रुप चेंज नहीं होता। फिर मैं ओशो सन्यासियों को खोजने लगा भैरवा में कि कहाँ है ओशो सन्यासी, ओशो का कम्यून कहाँ है, ओशो के लोग कहाँ है। ओशो के अलावा तो ज्ञान का कोई स्रोत था भी नहीं, पता भी नहीं था कि कोई और भी ज्ञान का स्रोत है या हो सकता है, पता ही नहीं था। तो फिर गए, ओशो के सन्यासियों से मुलाकात हुई। हरशंकर जी भी यहीं पर थे, और कालांतर में जाकर के धीरे धीरे हरशंकर जी भी ओशो के सन्यासी बने, हमारे अनिल जायसवाल जी भी ओशो के सन्यासी बने। मैं नहीं बना, पर मेरे दोनों दोस्त लोग वो लोग बने। तो आप बच गए भैरवा ना में, बन के, सन्यासी बनने से बच गए आप। नहीं अभी तो वो दोनों भी बच गए हैं, अभी वो दोनों भी बच गए हैं। आएगी बात, अभी आगे आएगी ये बात। तो जी जी। फिर ध्यान करना शुरू हो गया, फिर किताबें पढ़ना शुरू हो गया, और यहाँ पर लोकल में जो है, मुझको जो है ओशो के एक सन्यासी मिले, स्वामी अमृत विश्वास। उन्हें किताबें पढ़ने का बड़ा शौक, उन्होंने काफी ज्यादा किताबें जमा कर रखी। तो उनके द्वारा मुझको जो है पहली बार बुद्ध की पहली किताब मुझको मिली। बुद्ध की किताब तीन न्यात हम ही की लिखी हुई, जहां जहां चरण पड़े गौतम के करके एक किताब है। तीन न्यात हन की, जहां जहां चरण पड़े गौतम के। जी उस किताब को मैंने पढ़ा। पढ़ा क्या कहूं, मैंने उस किताब को जिया। मैंने उस किताब को ऐसा पढ़ा कि मुझको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम के समय में जब सूर्य अस्त होता है, छत के ऊपर सीढ़ी लगाकर ऊपर टॉप में चल जाते थे, और सूर्य अस्त होते हुए बैठ करके उसमें किताब का मैं अध्ययन किया करता था। और वो एक रूमानियत थी। उसके बाद बुद्ध की दुनिया में मेरा सैर शुरू हो गया। इतनी खूबसूरत किताब, इतनी ध्यान से और इतनी सीधी सादी भाषा में, इतनी धीरे धीरे लिखी गई भाषा, जैसे लगता है मैं बुद्ध को पढ़ रहा हूँ कि बुद्ध की चेतना को पढ़ रहा हूँ, मुझको समझ में नहीं आता था। और बिल्कुल वो बहाव के साथ वो पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, वो शांति का उदय मन में एक बुद्ध में जाने क्या बात है कि आपको बहुत कुछ समझ में ना आवे तो भी आपको शांति मिलती है। एक ऐसा मुझको लगता है, एक थॉट ट्रैप है ये, एक दिमाग का ट्रैप है कि आपको बुद्ध का नाम सुनते ही शांति महसूस होने लगती है क्या। दिमाग का ऐसी कंडीशनिंग बन चुकी है। और किताब वास्तव में लाजवाब किताब है, मुझको लगता है बेस्ट सेलिंग किताबों में से वो भी पढ़ती है बुद्ध की। बहुत सुंदर किताब, जिसको, वो भी एक ऐसी किताब है जिसको मैंने अपने जीवन में पढ़ा नहीं, मैंने जिया। और फिर भी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ गई। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत भी है, और दुख अंत करने के रास्ते भी हैं। वो दुख अंत करने के रास्ते अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में समझ, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक, तमाम इस तरीके की कैटेगरीज हैं। समता सिखाते हैं, मध्य मार्ग सिखाते हैं। बुद्ध का वो जो देश था, काफी प्रभावित हुआ, और ऐसा लगा कि हाँ काफी कुछ पहले से अब ठीक है, अब मैं पहले से कुछ बेहतर समझ रहा हूँ, इस तरीके का फीलिंग आने लगा। पर समस्याएं अभी भी वो क्रिस्टल क्लियरिटी वो नहीं थी। इसके बाद फिर स्वामी अमृत विश्वास के द्वारा ही मुझको, शायद उन्होंने मेरे मूड को देखते हुए, उन्होंने दूसरी किताब दी कृष्णमूर्ति की, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। पहली किताब उनको मुझको दी। और ओशो ने चूंकि उस किताब को प्रेस्क्राइब किया हुआ था कि ये मेरी पसंदीदा बुक है, तो मेरे लिए आकर्षण बन गया कि हाँ यार अभी इस किताब को पढ़ना चाहिए। और मैंने कृष्णमूर्ति की किताब को हिंदी में मेरे लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। ये समय जो था वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया। और वो मैंने किताब कब पढ़ा और कब कब खत्म किया मुझको पता ही नहीं। मतलब उसको मैं जीने लगा, उसकी लाइनों को मैं जीने लगा। मुझको लगा कि यार बस यही तो मैं पूछ रहा था, जो आज तक मुझको जवाब नहीं मिल रहा था, कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा था या दे नहीं पा रहा था, वो तो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखी हुई है, हर चीज लिखी हुई है। एक सांस में मैं बस पढ़ता ही गया, पढ़ता गया। क्या दिन, क्या रात, क्या दोपहर, मुझको पता ही नहीं है कि मैं काम कब करता था और पढ़ता कब था, या किताब था या मैं था। मैं तो उसको जीने लगा, उस किताब। जैसे ही मैंने एक किताब खत्म किया, दूसरी किताब ले आया, हिंसा से परे।
अब उस हिंसा से परे को किताब को वही से मैं जीने लगा। मेरे अंदर जो तमाम प्रश्न थे, ये क्या है, वो क्या है, किसी न किसी किताब सब के खुलने किसी न लगा। किसी कोने पे कहीं ना कहीं वो मिल जाता था, कहीं ना कहीं उसके उत्तर मिल जाते थे। और वो जो टेक्निक है कृष्णमूर्ति की, वो जो साइंटिफिक टेक्निक है, आपको विश्वास के लिए तो बिल्कुल नहीं कहते कि बेटा विश्वास कर लो, जिससे मेरा हमेशा ही विरोध रहा है। मैं विश्वास नहीं कर पाता था, मेरा स्वभाव ऐसा था, मैं नहीं कर पाता था। विश्वास करने की बात ही नहीं थी, वो आपके अंदर ही था, सब कुछ प्रैक्टिकली आपके अंदर था, बस आपको नजर नहीं आ रहा था, वो दिख नहीं रहा था। जी वो जी। आंखें नहीं थी। हिंसा से परे मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं कब दिन हुआ कब रात हुआ, कब मैंने किताब को पढ़ा, कब मैंने नौकरी की, कब मैं काम पे गया, कब मैं वापस आया, पता ही नहीं चला। इसके बाद मैंने तीसरी किताब पढ़नी शुरू की, गरुड़ की उड़ान, द फ्लाइट ऑफ ईगल करके। उस किताब को भी मैंने मैंने पढ़ा या जिया, मुझको क्या बताऊं, हम दोनों एक हो गए थे। मैंने उस किताब को भी पूरा पढ़ा। जब मैं इन तीनों किताब को पढ़ के उठा, तो मैं वही इंसान नहीं रह गया जो मैं पहले था। मैं पूरा बदल चुका था, पूरा का पूरा मैं अलग आदमी हो चुका था। बल्कि उस समय मेरे एक मित्र हैं सरदार सुरजीत सिंह जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा, यार मैं समझ गया, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य तो पल पल बदलता है, ये तो मोमेंटरी है। ऐसा नहीं है कि आप सत्य को पकड़ लिया, कहे कि ये रहा सत्य, ऐसा नहीं है। मुझको समझ में आ गया है बात, साक्षी क्या है मुझको समझ में आ गया, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, इन दोनों के बीच का जो ये कहते हैं दृष्टा और दृश्य का जो समस्या है, ये क्या है, सारी बातें मेरे अंदर खुल गई है, सारी चीज मुझको समझ में आ गई है, और मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ। तो मेरे मित्र को ऐसा लगा कि मैंने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली है, उनको लगा कि कुछ उपलब्धि हासिल कर ली है, तो उन्होंने इस तरीके से कहा। एक्चुअली मैंने कुछ हासिल नहीं किया था। लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हासिल किया था, एक्चुअली मेरा बहुत कुछ छूट गया था, हुआ था उल्टा। मेरे जीवन से कई चीजें छूट गई थी। मैं जो जिस तरीके से मैं जिस दौड़ में मैं आगे था, मुझको आगे जाना, मुझको ये सीखना, ऐसा नहीं था जीवन में। कृष्णमूर्ति से मैंने सीखा कि जोड़ना कुछ है नहीं, आप ऑलरेडी जोड़ के रखे ही हुए हो, अब उसी में और क्या जोड़ते जाओगे। उन्होंने ये सिखाया कि छोड़ते कैसे हैं, छोड़ना क्या होता है। हम्म। जीवन में जोड़ना जटिलता लाती है, छोड़ना सरलता लाती है। बहुत कुछ सीखा मैंने, मेरा जीवन वही नहीं रह गया, मैं बदल गया। समय तो बिल्कुल थम गया था। इस किताब, तीन किताबों ने मेरे जीवन का पूरा दर्शन ही बदल दिया था। उसका बात का थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद आज तक मेरे जीवन में लगभग एक कांस्टेंट लिविंग है। मेरी लिविंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। बस फर्क यही आया कि मैं हर रोज सीखता ही हूँ, हर रोज सीखता ही हूँ। मैंने ये इस मूर्ति से ये चीज सीखी कि सोचते कैसे। उन्होंने जो मुझको अच्छी चीज सिखाई, उन्होंने सिखाया कि सोचते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग को एक्चुअली सोचना नहीं आता है कि कैसे सोचा जाता है। लोग बताते हैं कि ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, इस तरीके से सोचो। अक्सर गलत बताते हैं लोग। सोचने का वो तरीका नहीं होता है। सोचने का जो साइंटिफिक पैटर्न होता है, वो साइंटिफिक ही होता है, जो विज्ञान सिखाता है। विज्ञान तो मेटेरियल वर्ल्ड में सिखाता है इस तरीके से सोचो, पर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में आपको कौन सिखाएगा। साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में सिखाने वाला कोई नहीं है। मनोवैज्ञानिक दुनिया में आपको कैसे सोचना है, ये बात कोई नहीं बता पाता। कृष्णमूर्ति वो पहले इंसान है जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की दुनिया में आपको इस तरीके से सोचना है, ये सोच वैज्ञानिक है, आप इस बिल्कुल। तरीके से आप जा सकते हो, तो जो है आपकी सोच साइंटिफिक होगी, अदरवाइज आप साइंटिफिक नहीं हो। और साइंटिफिक सोच ही वो सोच है जो राज खोलेगी, हर चीज के राज खोलेगी। तार्किक सोच। अक्सर जो है लोग तर्क को बुरा कहते हैं। तर्क को बुरा कहने के पीछे ये भी उद्देश्य होता है कि उनका कोई मोटिव होता है क्या। तर्क से तो जैसे ही कोई तार्किक आदमी आएगा, 10 प्रश्न करेगा, 10 तरीके की बातें करेगा, तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि उनकी नींव हिलती है उससे, प्रश्न नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सत्य के रास्ते पर प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है, तो फिर आपकी यात्रा नहीं है। और प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न करते 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 बाद में आपको पता चलने लगता है कि आपके प्रश्न ही गलत है। आपको ये रियलाइज होने लगता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम प्रश्न में है, पर वो बाद राइट में राइट। रियलाइज करते करते आप जो है सेटल होते हो, और आप ये समझ जाते हो बहुत बढ़िया तरीके से कि कैसे सोचा जाता है, हाउ टू थिंक। ये कृष्णमूर्ति ने सीखा, इससे पहले कोई नहीं सिखा पाया।
तो समय मेरा एक पड़ाव मेरा अंत हो चुका था। उसके बाद मेरे जीवन में मेरे जीवन में कहता हूँ मेरे अंतिम मित्र थे। अंतिम, क्योंकि उसके बाद कोई मिला नहीं। हो सकता है मिल जाए बाद में भविष्य में। वो मेरे अंतिम मित्र थे राजन बीके, जो हम लोग यहाँ पर आते हैं बातचीत करते हैं। जी जी। राजन बीके जी, उनकी उम्र थी लगभग 22 साल की उम्र रही होगी उनकी, 21 वर्ष या 22 वर्ष। वो अभी अभी बायोलॉजी में उन्होंने बीएससी किया हुआ था, और हम दोनों एक ही जगह पे पढ़ाते थे। उम्र में तो उनके और मेरे उम्र में 14-15 साल का फर्क है, ज्यादा गैप है। पर चूंकि वो भी शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक था, तो दोनों की दोस्ती हो गई और हम दोनों की बातें शुरू हुई। और वो उस पड़ाव पे थे जिस पड़ाव पे मैं कभी था बीएससी करने के बाद, जहां पर मेरे अंदर तमाम प्रश्न थे और उसका कोई जवाब नहीं था। और उनकी और मेरी मुलाकात होगी, मैंने देखा कि इनके अंदर भी मेरे ही तरह के प्रश्न हैं। और जैसे ही मैंने एक दो प्रश्नों को उनको जवाब देना शुरू किया, वो बिल्कुल और नजदीक और नजदीक और क्लोज होते चले गए। उसके बाद तो इतनी क्लोजनेस बढ़ी कि हम लोग रोज मिलने लगे। रोज रात को चांदनी रात में कैंपस की पगडंडियों में, रास्ते में, नदियों के किनारे हम लोग टहला करते थे और बातचीत का वो दौर शुरू होता था। बात करते 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 रात के 12-1 बज जाते थे। और वो राजन सर की वो प्रश्नों की झड़ी, ऐसे प्रश्न, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कोई एक साइंटिफिक, कोई एक वैज्ञानिक हो और उसे किसी चीज की जांच पड़ताल करनी हो। और जांच, और सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं पूछना, वो उनके जीवन से आया हुआ प्रश्न। क्या प्रश्न भी दो तरीके से होते हैं। एक तो आदमी सोच कर प्रश्न बनाता है कि ये क्या है वो क्या है, उसके कोई मतलब नहीं होते, मूल नहीं होते हैं। मोल और मूल्य उन प्रश्नों का होता है जो आपके जीवन से आता है, जो आप फील करते हो, आपके पास उत्तर नहीं है और आप परेशान हो। वहां से जब प्रश्न आते हैं तो वो आपके जेन्युइन प्रश्न होते हैं। राजन सर के प्रश्न बहुत जेन्युइन थे, उनके जीवन से आया हुआ प्रश्न। मैं उनके अंदर अपनी प्रतिछाया देखने लगा कि यार ये तो वही बसंत है जो 22 साल की उम्र में प्रश्न करता था, उसको प्रश्न देने उत्तर देने वाला कोई नहीं था। और उनसे मेरी बातें और मेरा उनका जवाब देना, हम दोनों के बीच में एक संवाद चलना। उनको किताब पढ़ना था, उन्होंने कहा सर मुझको कोई किताब दीजिए। तो मैंने एक साथ उनको 2 किताबें दे दी। मैंने बायस नहीं हुआ, मैंने एक ओशो की किताब दे दी, एक कृष्णमूर्ति की किताब दे दी। और वो ले गए। ये उनकी परीक्षा भी थी कि देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है। हो सकता है भाई मेरी तरह हो, ओशो से पढ़ते हुए यहाँ तक बाद में पहुंचे। तो पर वो इंटेलिजेंट निकले, उन्होंने ओशो की किताब में मजा नहीं लिया, उनको मजा आया कृष्णमूर्ति की किताब में। उन्होंने कहा ये किताब अच्छी है यार, बड़ी अच्छी किताब है। उसके बाद फिर मुझको लगता है उन्होंने ओशो की किताब ज्यादा नहीं पढ़ी, अब पर्सनली उनसे पूछना पड़ेगा। तो आप कभी राजन जी को भी बुला करके उनसे भी जी जी उनकी जीवन बिल्कुल। यात्रा पूछ लीजिएगा। अभी वो फिनलैंड में है, लगभग उनका थेसिस भी कंप्लीट हो चुका है, बस पीएचडी 1-2 महीनों में उनके हाथ में आ जाएगी। तो उनकी भी अपनी यात्रा बहुत खूबसूरत यात्रा रही है। जी जी। और बातचीत के दौरान में बातचीत करते हुए उनकी भी यात्रा काफी रही, काफी ज्यादा शोध हुआ और हम दोनों इतने करीब हो गए, इतने मित्र, इतने ज्यादा नजदीक हो गए। कभी कभी हम दोनों लोग सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि खोपड़ी दो है पर विचार एक ही है। कभी कभी ऐसा भ्रम होने लगता है कि दोनों लोग एक ही बात एक साथ कैसे सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो, तो उनके साथ वो भी मेरे जीवन में अंतिम मित्र के रूप में मैं उनको पहचान करता हूँ। शायद उसके बाद मेरे जीवन में मित्र नहीं बने आज तक। बहुत कमी रही मेरे जीवन में मित्रों की, पर मुझको कमी नहीं लगी। मुझको एक ही 2 मित्र इतने भरपूर हैं कि कभी कमी खलती नहीं है, कभी कमी का आभास नहीं होता। और कृष्णमूर्ति से मिलने के बाद मेरी मेरी सीखने की जो प्रक्रिया थी वो खत्म नहीं हुई। एक्चुअली उसके बाद सही सही मायनों में वो शुरू हो गई। अब मुझको पता था कैसे प्रॉपर सीखना और क्या। जी उससे पहले मुझको ये नहीं पता था कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, मुझको ठीक ठीक नहीं पता था। मेरे रास्ते शायद जी। गलत ट्रैक पर थे। कृष्णमूर्ति को पढ़ने के बाद वो सही ट्रैक पर, वो लाइन में आके बैठ गया। तब मुझको रियलाइज हुआ कि मेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। अब यहाँ से मैं किसी को सुन पा रहा हूँ, किसी को समझ जी पा रहा हूँ। ठीक ठीक मैंने देखना शुरू किया। और ऐसे ही जो यात्रा चल निकली वो आज तक चल रही है।
जीवन में 2-4 बातें, ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहूँगा, बस 2-4 बातें ही कहूँगा, जिसमें जो है मैंने देखा कि जीवन अनिश्चित है। हम्म, लोग परेशान रहते हैं कि जीवन अनिश्चित है, पर मैंने इसको इस तरीके से नहीं देखा। मैंने देखा कि जीवन अनिश्चित है और इसीलिए ये सुंदर भी है। अगर जीवन निश्चित ही होता तो शायद इतना सुंदर नहीं होता। जीवन की अनिश्चितता ही इसकी सुंदरता है और मैंने इसको इसी के रूप में स्वीकार कर लिया। जी और जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में मैंने ये भी अनुभव किया कि मैं बोलता हूँ या बोल इसलिए पाता हूँ कि लोग मुझे सुनते हैं। अगर मुझे लोग ना सुने, लोग मुझको जगह ना दें, तो मैं बोल भी ना पाऊँ। इसलिए इसमें भी कोई मेरी महानता नहीं है, सुनने वालों का प्यार है कि वो इतना जगह देते हैं कि हम लोग बोल पाते हैं। और समझ क्या है? अगर बहुत छोटे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो जो समझ आपके जीवन को सरल बनाता है, वही समझ है। जो समझ बिल्कुल। आपके जीवन में वो जटिलता पैदा करे, वो समझ समझ नहीं होती। तो मैं इतना कहते हुए अपने सारे बातों को आज यही समेटता हूँ। यही मेरा जी अंतिम शब्द है। धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज पहली बार खोजियों के सत्र हर महीना में एक खोजी आते हैं, एक व्यक्ति, उनका जीवन जो है वो विषय रहता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, मुझे कुछ ट्रिगर करना नहीं पड़ा। मतलब सभी का कहीं ना कहीं आधे घंटे के अंदर फ्लो जो है ओवरऑल एक कंप्लीट होता है। फिर मुझे पूछना पड़ता है कि इस बारे में और थोड़ा गहराई से बताएं। लेकिन आज आपको एक जीवन धारा, एक स्टोरी लाइन की तरह ऐसा दिखा और कहीं पे बोर भी नहीं लगा सुनने में। तो सुनने वाले का क्रेडिट भी है, मुझे कोई सुना भी नहीं सकता। अगर मुझे अच्छा लगता है तभी मैं सुनती हूँ। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो सुनते हैं ऐसे, मतलब कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं ऐसा नहीं सुन सकती। मुझे अच्छा लगता है तभी मैं सुनती हूँ। मैं मूवी भी ऐसा नहीं देख सकती, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं देखती हूँ। किताब भी मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती। मैं 2 पेज पढ़ के रख दूंगी साइड में कि नहीं पढ़ना है अभी, इसको इतना पढ़ना है, दूसरा किताब उठाओ। तो वो है, तो मैं सुन रही थी मंत्रमुग्ध की तरह, पूरा जैसे कहानी की तरह। और एक व्यक्ति का जीवन कैसे खिलता है, इसमें पूरा आयाम है। जैसे अपने टाइम में जो बसंत जी मुझसे 10 साल बड़े हैं, तो हमारे टाइम तक भी वही बात था बचपन में, वो भूत का भय, पाप पुण्य का, ऐसा करेगा, ऐसा गलती होगा तो ऐसा, टाइम पे प्रेयर करना, सब रूटीन जैसा। तो इससे क्या एक चीज हमें देखने को नहीं मिलता, कि हम जो बात लेट समझे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन और आगे वो बात जल्दी हो। क्योंकि जो माहौल में चेतना नहीं था, उसमें उनको जो दिक्कत हुआ, मुझे भी वही दिक्कत हुआ। मैं पूरा ओवर बोल्ड उस टाइम, हर चीज में स्वाधीन चेता, लेकिन आसपास दूर दूर तक धार्मिक धारा है, अध्यात्म का इतना कुछ नहीं है। मेरे पिता माता ईमानदार शिक्षक, लेकिन लेकिन उनको अपना जो आयाम में उतना चीज पता है, मेरी जो आयाम खुल रहा था वो चीज तो पता ही नहीं ना। तो वो चीज है। तो बसंत जी का भी मैंने वही देखा, लेकिन एक बच्चा जो हर चीज को देखता है, क्लैरिटी से जानता है, और उनमें भाव और ज्ञान का इतना समन्वय है जो कम लोगों में दिखने को मिलता है, और गहरा ईमानदारी। और वो अपना बहुत सारे दोस्तों के बारे में कैसे उनको खोज किया, वो दोस्तों के बारे में वो बताए। उनको तो वो मिले, वो खोज किए हैं। मुझे अपनी जीवन में सब कुछ इंस्टेंट जैसे मिलता है अपने आप। बसंत जी का खोज मैंने कैसे किया वो बताए वो मैं बताती हूँ। मैं एक ग्रुप में 2 दिन के लिए जुड़ी थी, वहां पे बहुत झगड़ा हुआ मेरा लोगों से। और बसंत जी से वहां एक दिन 2 मिनट के लिए चैट हुआ था, कोई विषय के लिए को लेके डिस्कशन हुआ। तभी वो ग्रुप छोड़ दिए। वो उधर छोड़े, मैंने उधर तुरंत उनको अपने ग्रुप में जोड़ा कि नहीं नहीं, इनको जाने देना बहुत डेंजर होगा, ये बहुत गहरा ज्ञानी लगते हैं। तो इतना कम बातचीत में मुझे कैसे पता चला कि गहरा ज्ञानी लगते हैं? मुझे कुछ नहीं पता चलता है, मुझे एक गट फीलिंग होता है। और एक चीज, बहुत लोगों को लगता है ये चीज में आप परेशान हुए, ये चीज में आप, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का ही उदाहरण देती हूँ, ये चीज में फायदा हुआ, मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोचती। हर चीज फायदा है। जैसे वो ग्रुप में मैंने जुड़ी, झगड़ा हुआ, मुझे किसी ने रिमूव किया, सबको दिखा, किसी को दिखा कि नहीं नहीं, प्रज्ञा को ऐसे रिमूव करना ठीक नहीं था, किसी को देखा ऐसा झगड़ा हुआ, ये गलत है सही है। लेकिन फायदा क्या हुआ पता है? बसंत जी मिले वहां से, नहीं तो कहाँ मिलते। तो हर चीज का जो दलदल में एक फायदा होता है, वो लोगों को नहीं दिखता। जो
समझदार व्यक्ति है उसको दिखता है। इसलिए मुझे अपनी जीवन का कोई भी कड़ी में कभी नहीं लगता कि इसमें वेस्टेज हुआ कुछ। जैसे आप बोलते हैं कि आपने दोस्तों के साथ इतना बातचीत 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 किया, वो आप नेचुरली करते थे, लेकिन अब आपको भी ये चीज समझ में आ रहा है कि ज्ञान का सबसे नजदीक आयाम है चर्चा संवाद। ज्ञान का सबसे नजदीक आयाम है। तो ये जो चीज है, और मैंने ये चैनल शुरू किया था डॉक्टर प्रज्ञान आयुर्वेद करके, कब इसका नाम अभिव्यक्ति दिया, जीवन बदलता रहता है, इंस्टेंट फल सच है, इस आधार पे जल प्रभा दर्शन दिया। मैं भी ओशो को सुना, कृष्णमूर्ति को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन कृष्णमूर्ति मेरे लिए ऐसे थे जैसे हथौड़ा में तुरंत पीट दिए, मेरे समझ खुल गया। मतलब थोड़ा पढ़ा लेकिन मिला ज्यादा, इस तरह से है। थोड़ा पढ़ा लेकिन जो मिला वो काफी था, कि अध्ययन की धारा में देखोगे तो पूरा संसार सत्र है। ये मैंने जो चीजें, तो इसका दर्शन करके एक नाम दे के इसको करना, इसका 9 धारा। और बसंत जी को मैंने अपने ग्रुप में बोला कि 9 धारा के एक एक धारा को लीड करने के लिए तो कोई चाहिए, सब में सब गुण होता है, लेकिन एक व्यक्ति सब काम तो नहीं कर सकता। तो आप मनोरंजन धारा लीजिए। मुझे तब पता नहीं था कि ये इतना मूवी देखते हैं, गाना गाते हैं, बस पता था कलाकार इंसान है। लेकिन वो सियारा मूवी का भी रखे थे वो विषय, वो है जो चीजों को देखे, उनका खाली मूवी में नहीं, दोस्तों में इतना दोस्ती, मैं भी इतना दोस्ती तो नहीं करती, इतना गहरा दोस्ती कर पाना ये भी एक कला है। बुद्धदेव ने 2500 साल पहले कहा था कि मेरा मैत्रेय नाम से जन्म होगा। तो मैत्रेय पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन मैत्रेय कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। हर रिश्ता में मैत्री भाव रखना पड़ेगा, नहीं तो वो रिश्ता टूट जाएगा। कोई भी रिश्ता मैंने जो देखा, और हर चीज को गहरा ईमानदारी। और लोगों को देखो, छोटे छोटे चीज में अभी भी ईमानदारी नहीं रहता, कि कुछ चीजें में आप एक पंक्चुअलिटी रहना, एक चीजों को सीरियसली लेना और सरलता से लेना, ये सबका कॉम्बिनेशन जो आज की स्ट्रीम में मैंने देखा, मुझे और नहीं लगता है कि और कुछ मैं पूछूं, और कुछ मैं पूछूं, वो चीज है। लेकिन इसमें हम एक चीज तो जान सकते हैं कि हमारे जीवन के आधार से देख के, कि नेक्स्ट का जो बच्चे है आगे का, कि जो जैसे आपने कहा कि राजन जी और आप में एज गैप है, और आपको वो दिख गया कि मेरे को जो दिक्कत था उसको वही दिक्कत है। तो हमें कुछ दिक्कत सोशल प्रोडक्ट के हिसाब से जो मिलता है, वो मुझे लगता है कितना बेकार है। कोई बच्चा 0 से शुरू ना करके -100 से शुरू करता है, तो उसको कितना दिक्कत होता है। जैसे कार्ल जंग ने बोला है कि 40 साल के बाद रियल लाइफ शुरू होता है, जो बसंत जी की बात से पे भी दिखा, और मेरा जीवन में भी मैंने देखा है कि ये जो 40 साल के आसपास, 38 39, 3-4 साल पहले मुझे वो चीज हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा 2021 में। उसके बाद ये सब चैनल, ये सब चीजें बनाए, जो ये जो है, कि ये जो दोस्तों से बात करना, कोई की तरह से सवाल पूछना, कोई भाई से प्रेम पूर्वक वो चीज को जानना, प्रेम को गहराई से, प्रेम का तड़प होना। प्रेम भी तो लोग आधा अधूरा जीते हैं ना। तो वो जो दर्द होना, गलत सही कुछ नहीं होता दुनिया में। कई कई अभिव्यक्ति की मर्दन मंथन से मैंने हम सीखते हैं। मैं तो इतना ही जब मुझे पता है, ये जो अभिव्यक्ति, कई कई तरह की अभिव्यक्ति से, तो ये जो चीज है, अ, तो एक मानव तभी खिलता है जब चीजों को वो आज इट इज जीता है। जहां पे हम सभी आके कहीं ना कहीं कृष्णमूर्ति के पास पहुंचते हैं, तो पता नहीं कृष्णमूर्ति क्या थे, कि सभी। और मैंने बहुत लोगों को देख लिया, ऐसा एक व्यक्ति तो विद्वान नहीं मिलेगा जो ओशो को पढ़ा नहीं, जाना नहीं। ओशो को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अनिल कुमार जी और बसंत जी हरिशंकर जी जुड़े हैं, अभी तो एंड करेंगे, मैं थोड़ा जोड़ देती हूँ। आज जो खोजियों के सत्र में एक्चुअली एक व्यक्ति का ही लिया जाता है, तो हर महीना में एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू जैसा रहता है, इसीलिए कम लोगों को जोड़ते नहीं, क्योंकि वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैं भी बहुत कम बोलती हूँ, मैं तो एंड में जो जरूरत होता है, जिनके ऊपर विषय है उनका ही फ्लो रहता है। तो मुझे लगता है आज आप सबने सुना है, तो आप तो जानते थे उनके बारे में, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते थे। ये तो स्ट्रीम रिकॉर्ड रहेगा, लोग हमेशा देखेंगे। तो मुझे लगता है आज बहुत सुंदर प्रवाह रहा। एक जिज्ञासु बच्चा से लेकर एक चीजों को जानना, जब तक उत्तर ना मिले वो तड़प रहना, छोड़ देते हैं ना लोग छोड़ देते हैं। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी तक लेता है, और क्लैरिटी यही सरलता को समझ जाना। उसको जटिल करके कुछ समाज ने बनाया, कुछ हमने बनाया, इसीलिए वो गांठ खोलने में बहुत दिन लगता है। तो मुझे लगता है अभी आज बहुत गहराई से हम चीजों को जाने, और कुछ मैं पूछूं इसकी कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ पूछना चाहिए। इतना सुंदर धारा में हर आयाम से हमने बसंत जी का जीवन को देखा। तो
आप अनिल जी आप थोड़ा इस पे कुछ बोलिए, हरिशंकर जी आप भी कुछ बोलिए, फिर बसंत जी इसको एंड करेंगे। तो 10 बजे तक हम इसको अंतिम पड़ाव देंगे। फिर आप कोई भी पब्लिक से भी आना चाहे तो मेरा नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैं खोजियों के सत्र में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप फोटो भेजोगे तो मैं थंबनेल बना दूंगी। ये महीना में एक ही होता है, इसी महीना में 2 है, क्योंकि मई महीना में एक स्किप हुआ था। मैंने सोचा नहीं, स्किप कुछ नहीं होना चाहिए। और एक दोस्त आने के लिए, मतलब मैंने पूछा तो आना चाहते हैं, तो मैंने रख दिया। गोविंद कुमार जी आएंगे 24 तारीख को। बाकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे हर महीना में एक व्यक्ति का होगा, और सिर्फ उनका प्रवाह ही ज्यादा रहेगा। तो हरिशंकर जी भी आएंगे, अनिल कुमार जी भी आएंगे। अभी आप आज के स्ट्रीम के ऊपर कुछ कुछ बोलिए, फिर इसको एंड करेंगे। जी अनिल जी बोलिए। मैम नमस्ते। बड़ा खुशी जी हुआ जी नमस्ते। कि आपने बसंत जी को इस अपने धारा में जगह दिया, और बसंत जी के जीवन के अनछुए पहलुओं को भी हम लोगों ने आज थोड़ा सा, जो कुछ मैं नहीं जानता था उसको भी मैंने जाना। और बसंत जी के विषय में मैं बस इतना कहता हूँ कि बातें तो बहुत हैं, अब बहुत बात किया जाएगा तो फिर पता चलेगा 2 घंटे निकल जाएंगे। तो मैं छोटे में कहना चाह रहा जी हूँ कि जैसे हम रेगिस्तान में भटकते हैं और कोई शीतल फुहारा आ जाए हमारे सर पे, हमें भिगो जाए, तो बसंत जी के साथ में हम लोगों मित्रों का बस यही एक एहसास रहता है, हमेशा प्रेमपूर्ण एहसास रहता है। और बसंत जी का जो उन्होंने कहा कि शायद मौत ही आए तभी मित्रता छूटे, बाकी छोटे मोटे झगड़ों से, अरे मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े झगड़े हो जाए तो भी नहीं छूटेंगे। है ना? जी और होते भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं ये है। भी ऐसा ही समझते हमारे हैं जी हम। हरशंकर जी के मित्र बीच में बसंत जी से तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं लगा कभी। छोटे मोटे बातों में कभी कोई दुख होता है, तकलीफ हो जाती है दिल का, कुछ बातें नहीं समझ में आती है तो हो जाती हैं। तो पर हम लोगों का प्यार ऐसे ही है। हम लोग आपस में, बल्कि मैं क्या कहूँ, बीबियां तकलीफ में रहती हैं हम लोगों की। हम लोग की पत्नी तकलीफ में रहती है, और जी कभी जी कभी अरे कहती है, ऐसा अरे यार आप लोग ऐसा गर्लफ्रेंड है ऐसा क्या? नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि बसंत जी हम लोगों के बीच में एक शीतल जो रिमझिम बारिश होती है ना, ऐसा है हम लोगों के इसके ऊपर। जी और अब मैं, हमारे परम मित्र हरशंकर जी हैं, अब बहुत ही मतलब एक तरीके से इनको कहा जाए, जीवन के माने हर चीजों को इन्होंने फेस किया है, प्रत्येक आयामों को फेस किया है। शायद मैंने कुछ नहीं किया है उनके सामने। तो उनसे भी आप बसंत जी के विषय में ओपिनियन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। जी हाँ, जी जी ठीक जी है, ओके, हरिशंकर जी, नमस्ते। आज बसंत जी ही विषय है, तो आपके मित्र हैं, आप कुछ बताइए उनके बारे में। जी नमस्ते मैम। नमस्ते बसंत जी, जी जी नमस्ते अनिल जी। नमस्ते। बसंत जी की तारीफ करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि बसंत जी की मदद से मैंने अपना एक अलग मुकाम पाया है, मैंने अपने आप को पाया है। तो ऐसे में तारीफ करने से क्या होता है कि बसंत जी की बेइज्जती हो जाएगी क्या? किसी की तारीफ करने का मतलब है कि उसको ऊपर करना, अपने को नीचे करना, तो ये बराबर का मामला नहीं होगा। बसंत जी ने मेरा क्रेज इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है अपने समान। आने वाले समय में किसी की मेमोरी डिलीट करके किसी को ऐड कर दिया जाएगा, तो वो आज ही के डेट में हो गया है। मैं टोटल बसंत जी ही हूँ, और प्लस अपना भी हूँ। मैं समृद्ध हूँ इतना कि मेरे पास बसंत जी की भी क्वालिटी है, अपनी भी है। तो तारीफ की कोई बात नहीं है। मैंने काफ़ी इतना मेहनत किया है, किसी का कोई योगदान नहीं होता, अपनी मेहनत होती है। सत्य को पूरा नंगा देखने की हिम्मत होती है, वो हिम्मत मेरे जी पास जी थी। जी जी तारीफ करना नहीं है, जो आपका जो अनुभव है वो बताना है। अनुभव में तारीफ भी आता है, तो कुछ और बातें भी आता बसंत है, जी इस में तरह से। एक समय था एक समय था कि मूर्ति की पूजा में मैं संलग्न रहता था, जो मूर्तियाँ बोल नहीं सकती थी। आज ये है कि मुझे अपने
अपने अगल बगल जिंदा मूर्तियों में विश्वास है। जो व्यक्ति जिंदा बिल्कुल। बोल रहा है, जिंदा मूर्ति, उसकी उसकी कदर करने की इच्छा है अब, और अपने बारे में अवलोकन करने की इच्छा है। बसंत जी ने मेरी काफ़ी मदद की मुझे अपने को समझने में। और प्रजना जी, आप ही क्या, बसंत जी जिस रास्ते से गुजरते हैं वो कुत्ते बिल्ली भी याद रखते हैं, उनको कुछ न कुछ प्राप्त होता है। और आपने काउंट किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग काउंट करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो नहीं नहीं, बसंत जी को काउंट नहीं वो करते हैं। तो वो अस्तित्व ने जोड़ा उनको। मैंने उनको पूछा ना कि आप कैसे हमारे ग्रुप में जोड़े, या हम मेरे ये चैनल से आप कैसे जोड़े। ये एक सडन था। उसमें ऐसा था, जैसे वो ग्रुप में झगड़ा हुआ तो हमारे ग्रुप में बात होता है, मैं भी उसमें बहुत साथ देता हूँ कि हाँ ये हुआ वो हुआ, इसने मुझे ये कहा वो कहा। लेकिन मैं हर घटना में, मैंने आज तक मेरे जीवन में एक घटना नहीं घटा है जिसका अंत में कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। ये हर चीज पड़ाव की तरह होता है। नहीं तो वसंत जी कैसे आते अगर मैं 2 दिन वो ग्रुप में नहीं जाती तो ये राजन जी ने मैसेज किए हैं। आज बहुत अच्छा लगा सर और मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज के लिए। तो आज बहुत सुंदर स्ट्रीम रहा। ये खोजियों का सत्र का उद्देश्य यही है, जैसे अनिल जी ने कहा, इतना गहरे दोस्त रह के भी हमें भी, वो बोले कि मैं भी बसंत जी के बारे में कुछ बातें नहीं जानता था, जो आज मुझे जानने को मिला। ये स्ट्रीम शुरू हुआ था आनंद माँ से। आनंद माँ पहला एपिसोड में आई थी, क्योंकि वो हमारे चैनल में शुरू से बकता है। तो वो जब ये स्ट्रीम हो गया, वो बोले 2 दिन तक मुझे इतना खुशी हुई अपने आप को अभिव्यक्त करने में, क्योंकि यहाँ मैं तो एकदम पैसिव रहती हूँ, कुछ जरूरत है तो पूछती हूँ एक व्यक्ति, और यहाँ जजमेंट बिल्कुल नहीं। जैसे बसंत जी ने बीच में कहा कि मैं कुछ बातें ऐसे बोलूंगा किसी को बुरा लग सकता है, जैसे बाबरी मस्जिद, वो सब टॉपिक को लेके जो है, वो आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जो धर्म संप्रथा संप्रदाय ये सबको धारणा जो है, जैसे पहलगाम में जो हुआ, हमारा धर्म का नहीं है तो मार दो। तो हर धर्म तो मूल में प्रेम सिखाता है ना। तो इसलिए मैंने अपने लिए एक धर्म का नाम दे दिया जो है जल धर्म, जिसका कोई संस्था नहीं है, जिसको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। मतलब हृदय में जल रखो तो आप कोई भी धर्म का हो, आपको समझेगा कि मूल तो प्रेम है, न्याय है, मैत्री है। तो ये नहीं समझा तो बाकी रूल रेगुलेशन सब तो कचरा ही है ना, सब बिल्कुल कचरा है, उसमें कुछ बचाना ही नहीं है। तो ये जो चीज है, आनंदमा बोलेगी मैं अपनी माँ को भेजा ये वीडियो, ये अपने दोस्तों को भेजा, सबको अच्छा लगा। तो जो जो लोग खोजियों के सत्र में आए हैं, तो उनको ऐसा लगा है। उनके करीबी लोग भी बोले हैं कि पहले कुछ कुछ बातें था जो हमें पता नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति बोलता है वो वही वही चीज का जिक्र करता है जो उसको गहराई से छुआ है, और उसको क्या गहराई से छुआ है वो एक व्यक्ति खुद जानता है, बाकी लोग उसमें कुछ कुछ जान पाएंगे। इसलिए तो मुक्त अभिव्यक्ति, जितना भी अभिव्यक्ति दो, हम सत्य को या मूल बात को नहीं बता पाएंगे, लेकिन भाषा एक माध्यम है, एक टूल है, उसमें से कुछ हम बताते हैं। जैसे कि, और मुझे बसंत जी से एक अनुरोध है, वो कृष्णमूर्ति की कुछ किताब पढ़ी है और कुछ किताब पढ़ी है। मैं भी कुछ कुछ किताब पढ़ी हूँ, तो वो अपनी पढ़ी हुई किताब में से एक या दो ऐसे मुझे बताए कौन सा किताब, वो भी मैं पढ़ लूं। तो किताबों के सत्र भी हमारा एक है, जो धारा है, उसमें से मैं अभी अकेली बना रही हूँ जो है वीडियो। अभी मैं ये जो इसका बना रही हूँ, डाइंग टू बी मी, तो उसमें 2-3 लोग जिन लोगों ने एक किताब को पढ़ा है, मिलके भी वो रखेंगे स्ट्रीम, तो वो भी गहराई से जान पाएंगे हम चीजों को वो किताब के आधार पे। तो आप कोई किताब का, वो किताब जितने लोग जुड़ेंगे उनको पढ़ना चाहिए, नहीं तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं है उसमें, किताबों के सत्र में। तो उस तरह के स्ट्रीम आगे करेंगे, क्योंकि अपना जो, जिसका जो वृत्ति है, जो काम है, जो जीवन है, उसके बाद मुझे लगता है सबसे बेहतर उपाय समय देने का वो है ज्ञान, जो कि हमारा अंदर का रहता है, जो धारा मेनली, जिस धारा अभी तक हमें यहाँ पहुंचाया है। आप भी यहाँ है, मैं भी हूँ, हरिशंकर जी, अनिल जी, हम जो बहुत बहुत तरह से मर्दन मंथन करके तो यही पहुंचे ना, जो जैसे आपने कहा कि मेरा सवाल मुझे परेशान करता था, एंड में कृष्णमूर्ति में बहुत सल्व हुआ, तभी लाइफ में एक लिनियरिटी आया। जो भी आता है मेरा, तो मुझे तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो वरदान जैसा मिला, ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ब्रस्ट किया, एकदम ब्रस्ट किया। वो कभी मैं बताऊंगी, मेरे ऊपर रखेंगे तो एकदम ब्रस्ट किया। मेरे सारे आसपास के लोग बोले कि तबीयत खराब है, एकदम जो है आउट ऑफ फ्रीडम ब्रस्ट किया उसे बोल सकते हैं। कुछ तकलीफ नहीं था मुझे मुझे और कुछ घट रहा था जो नॉर्मल नहीं है। जैसे लोगों को लगेगा खाने को है, सब कुछ है, प्रॉब्लम क्या है इसको, तो वो प्रॉब्लम क्या है मुझे पता चला। तो ये चीज है।
जी, आज बहुत सुंदर रहा प्रभा, बहुत सुंदर रहा। मैंने जैसे सोचा था, तो बसंत जी ये आपका ही विषय था, आपका ही स्ट्रीम था आज, तो आप इसको एंड कीजिए। जी। धन्यवाद। अब इस स्ट्रीम का अंत करते हैं हम लोग, और अंत करने से पहले जितने भी मित्र अभी इस स्ट्रीम को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद कि आपने इसको प्यार से सुना। और मेरे मित्रों को, हरिशंकर जायसवाल, नील, राजन, शिवा, परदेसी, इन सबको मैं कृतज्ञ हूँ इन सब के प्रति कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे जीवन में हैं। ये मेरे जीवन की खुशहाली है कि ये लोग मेरे जीवन में हैं। अगर ये लोग मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद मैं इतना बोलता नहीं, इतना मेरा एक्सपोजर नहीं होता। और मेरा परिवार भी, मैं अपने परिवार का भी ऋणी हूँ, इस समाज का भी ऋणी हूँ, जो मेरे चारों तरफ मेरे सहयोग के लिए है। मैं भी उनका सहयोग करता हूँ। इस सारी पृथ्वी का ही मैं ऋणी हूँ, जिसके ऊपर मैं आज जिंदा हूँ, जी रहा हूँ। प्रकृति का भी ऋणी हूँ कि वो मुझे हवा दे रही है, पानी दे रही है, मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। और साथ ही मैडम के इस चैनल का भी मैं धन्यवाद देते हुए आज इस स्ट्रीम का यही अंत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, जी, प्रणाम। जी, धन्यवाद।